हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर अपने कर रहे हैं डीएलआईएस से डीएलआईएस हो या बीएलआईएस हो, उससे संबंधित आपकी थ्योरी एग्जाम भरने के बाद में थ्योरी एग्जाम, और उसके बाद में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, और प्रैक्टिकल के बाद में जब आपका रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट आ जाने के बाद में जब आप लाइब्रेरियन फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हो, तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाने के बाद में उसके टेस्ट सीरीज तक यह चैनल आपके साथ रहता है। तो आप अगर लाइब्रेरियन बनना चाहते हो और आपका भी सपना है कि बहुत कम टाइम में अच्छी और बेहतरीन तैयारी करके एक लाइब्रेरियन बनना और एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करना और अपने माँ बाप और परिवार का नाम रोशन करना, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ चुके हो, जो कि है लाइब्रेरियन क्लासेस। स्पेशल और स्पेशल ये बनी हुई है लाइब्रेरियन से संबंधित, डीएलआईएस हो या बीएलआईएस हो, उसकी थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए और बाद में टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, तो स्वागत है आपका, जिसमें अपने आज करने वाले हैं। बहुत टाइम से बच्चों ने रिक्वायरमेंट थी कि सर डीएलआईएस की क्लास लगाओ, डीएलआईएस की क्लास लगाओ। तो मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि डीएलआईएस का 2026 का ओल्ड बैच हालांकि पढ़ा था थ्योरी का, तो इसलिए मैं पहले बीएलआईएस पर काम कर रहा था। पर अब मुझे लगा कि बच्चों का संयम जो है वो हो सकता है भी टूट रहा हो। तो हालांकि 12 तारीख से बच्चों के एग्जाम स्टार्ट है, आज 21 तारीख हुई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 25 तारीख को आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, 25 तारीख तक। और आपके एग्जाम से पहले यानी कि 10 दिन पहले तक आपके पास ये क्लासें पड़ी रहेगी। एक क्लास को एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले भी देखोगे तो भी आप पास हो जाओगे। और आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम में अगर इतने परसेंट जितने मैं बता रहा हूँ आप उतने करके चले जाओगे, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करके चले जाओगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, यानी कि आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम में अच्छे परसेंटेज बनाने से। ठीक है, तो पहली क्लास है इसलिए मैं जो जो चीजें बताऊं, जो जो बातें बताऊं, उसको थोड़ा गौर से सुन लेना। अगली क्लासों में आपको ये चीजें शायद नहीं मिलेगी, फिर आप बोलोगे सर ये चीज रहेगी वो चीज रहेगी, फिर मैं आपको बोलूंगा कि पहली क्लास देखो। तो इससे अच्छा ये पहले से ही आप पहली क्लास देख लीजिए। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि ये जो बेंच है, ये यहाँ पर मैंने मेंबरशिप बेंच क्यों रखा है। हालांकि ये पहली क्लास बिल्कुल फ्री रहने वाली है, तो मैंने इसका पैटर्न न्यू स्टार्ट किया है। बहुत सारे बच्चों ने ये बोला था कि सर हमें आजाद 1 वीक सीरीज जो है उसके क्वेश्चनों के निशान लगा दीजिए। ठीक है, थ्योरी हम अपने आप कर लेंगे। एक समस्या ये थी। दूसरी समस्या ये थी कि सर थ्योरी की भी क्लास लगा दो, क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुए थे उसमें से कम 15 नंबर का ऐसा पूरा का पूरा कंटेंट होता है जो ना तो 1 वीक सीरीज से आता है, वो बुक से आता है। और बुक से भी ऐसी लाइन उठा लेते हैं जो कि आपको 1 वीक सीरीज में भी नहीं देखने को मिलती, और बुक्स में भी आपके आगे नहीं आती है कि ये लाइन पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। तो अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है तो कम से कम मेरा ये मानना है कि जैसे कि 70% बच्चों के ना लाइब्रेरियन में 45 से लेकर 55% ही बनते हैं, बाकी 30% इतने होनहार बच्चे होते हैं जो अच्छी क्लासें लेते हैं और उनके 75% प्लस नंबर बनते हैं। तो आपके सीनियर से भी पूछोगे तो भी वो यही बात बोलेंगे। और डीएलआईएस में फेल भी बहुत सारे बच्चों को किया जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये मेंबरशिप बेंच की पहली क्लास है, बाकी आपकी क्लास ऐसी रहने वाली है। तो ये पहली क्लास आपके डेमो के लिए भी है और साथ में फ्री भी है। बाकी नेक्स्ट कंटेंट ये रहेगा कि इसके बाद में जो क्लास आएंगी उसमें एक क्लास तो 5 से 6 मिनट की होगी, जिसमें मैं आजाद 1 वीक सीरीज के क्वेश्चनों के निशान लगाऊंगा। और उसके बाद में नेक्स्ट जो होगी वो मेंबरशिप क्लास होगी, जो कि बिल्कुल मेंबरशिप के अंदर होगी। ठीक है, और मेंबरशिप के अंदर भी 1 अगस्त तक आपका महा ऑफर चल रहा है। वो ऑफर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपने क्लास को करते हैं शुरू। अगर आप 1 अगस्त से पहले अगर आप लेते हो 59 वाली मेंबरशिप, तो आपके साथ आपको क्या क्या चीजें फ्री मिलने वाली है बता देता हूँ। एक बेंच तो ये मिल जाएगा आपको। एक तो ये पूरा का पूरा थ्योरी बेंच जो है ना, ये आपको फ्री मिलने वाला है। ठीक है, थ्योरी बेंच फ्री मिलेगा कंप्लीट। बीएलआईएस की सारी क्लासेस जो है ना वो आपको कंप्लीट मिलेगी। ठीक है, उसके साथ साथ 119 रुपए की मेंबरशिप वाला जो बेंच है ना, जो प्रैक्टिकल बेंच है, वो भी आपको फ्री मिलेगा अगर आप मेंबरशिप लेते हैं 1 अगस्त से पहले 1 अगस्त से पहले मेंबरशिप लोगे तो सारी की सारी थ्योरी क्लासें फ्री मिलेगी डीएलआईएस की। ठीक है, प्लस थ्योरी क्लासों के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लासें भी आपकी फ्री मिलेगी, जिसमें आपके सब्जेक्ट है DLI-02। ठीक है, DLI-02 और DLI-03, ये 2 सब्जेक्ट होते हैं। दोनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल क्लासें फ्री मिलेगी। यदि आप 1 अगस्त के बाद ये बेंच लेते हो तो आपको 119 रुपए तो प्रैक्टिकल क्लास के लिए देने पड़ेंगे और 59 रुपए देने पड़ेंगे थ्योरी क्लास के लिए, यानी कि दोनों को अलग अलग पे करना पड़ेगा। तो ये ऑफर केवल और केवल 1 अगस्त तक है, और आपके 12 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट है, और उसके बाद में बहुत जल्द थ्योरी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी होने वाले हैं। तो इससे अच्छा कि आप 2 चीजों के लिए अलग अलग पे करो, तो अभी से ही एक अच्छी मेंबरशिप खरीद लीजिए। 59 रुपीज जी। फिर आपके भविष्य में जितनी भी आप मेंबरशिप लोगे ना मेरे चैनल के ऊपर, वो 59 रुपीज की रहेगी। यदि आप एक महीने के लिए अगर आप आल्स कर जाते हो तो फिर आपको अलग अलग रुपए देने पड़ेंगे। तो अभी आप अंदाजा लगा लीजिए 119 प्लस 59 कितने हो गए, 60 70 80 180। एक तो 180 में जो चीज मिल रही है वो चीज आपको सिर्फ और सिर्फ 59 रुपए में ही मिल जाएगी। और आपका कंप्लीट डीएलआईएस का प्रैक्टिकल बेंच आ चुका है। 2026 का बेंच खत्म हो चुका है, जिसके अंदर 19 से 20 क्लासें हैं, जिसमें आपको कॉलम क्लासिफिकेशन डीडीसी करवाई हुई है और सारा कुछ करवाया है, कॉमन आइसोलेट करवाया हुआ है, मेन क्लास, हर एक चीज बताई हुई है। आप उसको जरूर देखिएगा। और एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत जल्द भर्ती आने वाले 3000 पद तो आपके थर्ड ग्रेड के आने वाले हैं, 250 पद आपके आने वाले हैं सेकंड ग्रेड के, 1500 पद आपके आने वाले हैं किसके, फर्स्ट ग्रेड के आने वाले हैं। तो अपने को फर्स्ट ग्रेड एक बार रहने देते हैं। डीएलएस और बीएलएस के लिए ये 2 पद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको एग्जाम को पहली बार में ही पास करना होगा। और पहली बार में पास करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एग्जाम में पास करने के लिए आपको ऐसी ऐसी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर बता दी जाएगी, जिससे आप थ्योरी लिखोगे ना तो सीधा एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ेगा, उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा। और अच्छे परसेंटेज बनाना एक पहली प्रायोरिटी होती है लाइब्रेरियन साइंस के अंदर। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपकी मेरिट गई है 250 और आप में से 10 बच्चे ऐसे हैं जिसके 250 बने हुए हैं। ठीक है, और उनके लिए सीट एक ही खाली है। तो उन 10 बच्चों में से पता है क्या एनालिसिस किया जाएगा, ये एनालिसिस किया जाएगा जिसके सबसे ज्यादा परसेंट बने होंगे ना उसको वो सीट मिलेगी। तो आप अगर चाहते हो कि आपको प्रायोरिटी पहले
मिले तो अच्छी थ्योरी क्लासेस लीजिए। ये 50-60 रुपए के लिए मत सोचिए। जब आप लाइब्रेरियन का बेंच लोगे तो वो 5-5, 6-6 हज़ार का भी होगा, 3-3 हज़ार का भी होगा। तो अगर आप कम से कम समय में 85% प्लस बनाना चाहते हो तो वो आपको कोई रोक नहीं सकेगा। मैं जो जो थ्योरी स्किल्स आपको बताऊंगा वो अपनाना। मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा। लाइब्रेरियन में बहुत कम बच्चे डायग्राम बनाते हैं, जो डायग्राम बनाते हैं उनके 85% कोई बने हैं, ठीक है। तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। पहले अपने कुछ थ्योरी क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में आजाद वन वीक सीरीज के मैं सारे क्वेश्चनों के निशान लगाऊंगा। और आपको मैं बता देता हूँ, आजाद वन वीक सीरीज मंगवा लीजिए जिसके पास अभी नहीं है, क्योंकि आपको ये चीज समझ नहीं आएगी बुक के अंदर कि किस तरीके से क्वेश्चनों को छांट कर लिखना है। आजाद वन वीक सीरीज के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो छांट कर लिखे हुए होते हैं। अगर आपके शहर में या कहीं भी गांव में आजाद वन वीक सीरीज आपको नहीं मिल रही है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। आजाद वन वीक सीरीज के लिए अभी भारी ऑफर चल रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं पूरा पोस्टर आपको नहीं पढ़ूंगा, आप सीधा सा आपको मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं। अगर आप तक आपके कहीं शहर में या बस्ती में या गांव में कहीं भी आजाद वन वीक सीरीज नहीं मिलती है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस टेलीग्राम पर मैसेज करना है लाइब्रेरी 002 लगाकर। लाइब्रेरी 002 लगाते ही आप मैसेज करोगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों माध्यम में आपको वन वीक सीरीज मिल जाएगी और प्लस भारी डिस्काउंट के साथ मिलेगी। यानी कि आप अपनी दुकानों पर खरीदते हो उससे कम महंगी मिलेगी, यानी कि आपको सस्ती ही मिलेगी, ठीक है, आपको महंगी नहीं मिलेगी। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ये डिस्काउंट ऑफर भी 1 अगस्त से पहले है, क्योंकि 1 अगस्त के बाद में सारे के सारे ऑफर जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। तो दो चीजों का ध्यान रखें, एक आजाद वन वीक सीरीज ऑर्डर करनी है तो लाइब्रेरी 002 पर मैसेज करें, और दूसरा आप मेंबरशिप लेना है तो अभी ले लीजिए। 1 अगस्त के बाद में वो सारी की सारी क्लासें महंगी हो जाएगी। इससे अच्छा ऑफर लाइब्रेरियन के लिए हो ही नहीं सकता, और ना ही पूरे यूट्यूब पर ना ही कोई पेड कोर्सेज देता है उनके ऊपर है, ठीक है। तो अब अपनी क्लास को करते हैं शुरू। तो DLS 01 के अंदर यूनिट वाइज आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट कौन कौन सी है, ठीक है। तो आपकी सबसे पहली जो यूनिट है ना, जो यूनिट नंबर है वर्गीकरण, अर्थ, परिभाषा और आवश्यकता, ये आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से केवल 7 यूनिट इंपॉर्टेंट है जो आप एग्जाम से पहले पढ़कर जा सकते हैं, जिनके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। 2 नंबर यूनिट आपकी आ चुकी है अंकन, उद्देश्य, प्रकार एवं गुण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसके बाद आपकी 3 नंबर यूनिट है ना, वर्गीकरण पद्धति की प्रमुख विशेषता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 4 नंबर यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपकी यूनिट नंबर सीधा आप आ जाओगे यूनिट नंबर 9 पर, ठीक है। यूनिट नंबर 9 पर आओगे ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय सूची, आवश्यकता, उद्देश्य, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपकी 3 यूनिट बचेगी, वो बचेगी 10, 11 और 12। ये तीनों यूनिट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इतनी यूनिट्स में से आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपकी टोटल यूनिट्स जो है वो 15 यूनिट है, ठीक है। 15 यूनिट है। इसके अपने यूनिट वाइज क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको आजाद वन वीक सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है उनके निशान लगवा देता हूँ, उसके बाद में अपने थ्योरी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये अपने थ्योरी क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। मैं इस तरीके से आपको थ्योरी क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के निशान लगवा लेते हैं, फिर अपना एक बड़ा बड़ा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आप थ्योरी पढ़ेंगे आराम से, मन लगाकर, बिना कोई टेंशन के। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 1 की, ठीक है। यूनिट नंबर 1 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। ये पता है, ये सारे के सारे अति लघुत्मक क्वेश्चन है, जो कि कौन से कितने शब्दों वाले होते हैं, 30 शब्दों वाले होते हैं। ये मैंने यूनिट वाइज बताया। जब आप अपनी आजाद वन वीक सीरीज में सर्च करोगे तो आजाद वन वीक सीरीज के अंदर आपको यूनिट वाइज ये मिल जाएगा, ठीक है। और जिसके पास वन वीक सीरीज नहीं है वो ऑर्डर कर सकता है, मैंने पहले बता दिया। तो शुरू करते हैं। इसमें इकाई 1 का पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय त्रिपद यानी कि ट्रिनिटी में कौन कौन से पद के बारे में सूचना होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वर्ग यानी कि क्लास शब्द का क्या अर्थ है। तीसरा क्वेश्चन है सूची को नेत्रों की संख्या दी गई है कैसे। और चौथा क्वेश्चन है पत्रक सूची की किन्हीं 2 सीमाओं को बताइए। फिर यूनिट नंबर 2 में आ जाते हैं। यूनिट नंबर 2 में आपका पहला क्वेश्चन है, ये भी 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है। छोटे वाले बड़े वाले मैं आपको बाद में करवाऊंगा। ये एक बार खंड ए के क्वेश्चन चल रहे हैं सभी यूनिट के, ठीक है। जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है ना, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा रहा हूँ वो लगा लीजिए। मिश्रित अंकन से आप क्या समझते हैं, अंकन को परिभाषित कीजिए। सापेक्ष अनुक्रमणिका क्या और संकृत अंकन क्या है, क्रमित अंकन क्या है। इन चारों क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। फिर यूनिट नंबर 3 पर आ जाते हैं। कोलन वर्गीकरण के कितने भाग है, ग्रंथांक यानी कि बुक नंबर से को परिभाषित कीजिए। 5 मूलभूत श्रेणियों की गणना कीजिए। श्रृंखला प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी, एकलों को परिभाषित कीजिए। और आवर्त एवं स्तर से आपका क्या आशय, ठीक है। और उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट 4 नंबर यूनिट। 4 नंबर यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीडीसी का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। डीडीसी 19वें संस्करण के 3 खंडों के नाम बताइए। ALA का पूरा अर्थ क्या है ये बताइए, ठीक है। उसके बाद में यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन लगा लीजिएगा। आप जब अपनी यूनिट के अंदर देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मुझे इसकी थ्योरी भी करानी है और क्लास लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहली क्लास थी इसलिए सारे ऑफर आपको बताने जरूरी थे जो आजाद वन वीक सीरीज पर चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट था 59 वाला। इससे सस्ता लाइब्रेरियन क्लासेज ने आज से पहले कोई ऑफर नहीं निकाला, ये पहली बार ऑफर आया। तो इसका लाभ उठा लीजिए। न्यू स्टूडेंट हो या पुराने स्टूडेंट हो, अपने सभी बहन भाइयों तक भी इस चैनल को पहुंचाइए, क्योंकि ये आपके, मैंने अभी बताया ना, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो उसके बाद में थ्योरी एग्जाम, उसके बाद में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, उसके बाद में आप लाइब्रेरियन की तैयारी करते हो, तो टेस्ट सीरीज तक ये चैनल आपका साथ देता है। प्लस आपकी अगर मार्कशीट वगैरह नहीं आती है, कोई दिक्कत आती है, आपके सेमेस्टर के नंबर नहीं चढ़ते हैं, तो इन सभी के हल है ना वो हमारे द्वारा करवाया जाता है। आपको एक आईडी दी हुई है टेलीग्राम पर, उसमें अपने वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। आप वहां मैसेज करके अपनी सारी की सारी समस्याओं का हल भी आप पा सकते हो। 5वीं यूनिट के अंदर सहायक अनुक्रमण, ठीक है, हेल्पफुल के बारे में बताइए, ठीक है। विकास क्रम में उतरता
के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। 5 यूनिट के अंदर 2 ही क्वेश्चन है, ये सारे के सारे है ना 2 नंबर वाले क्वेश्चन है जो 30 शब्दों वाले होते हैं, ये आपको अति लघुधातुक में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर यूनिट 6 की बात कर लेते हैं। आवर्त से आप क्या समझते हैं? रंगानाथन के शिक्षक का नाम बताइए। अंतरराष्ट्रीय सूची से आप क्या समझते हैं? दशा युक्ति क्या है? ये आपके क्वेश्चन है 6 नंबर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर 7 नंबर यूनिट का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फिर अपने आते हैं 8 नंबर यूनिट पर। 8 नंबर यूनिट का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपिशिकृत शीर्षक, यानी कि रो टाइटल से आप क्या समझते हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। उसके बाद में 9 नंबर टाइटल आ जाता है सूची से आपका क्या आशय। फिर 10वां आ जाता है कैटालॉगी, शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी। 11वां आ जाता है वर्णानुक्रमण सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। 12वां आ जाता है ग्रंथ परक सूचना से आप क्या समझते हैं। और फिर लास्ट में 5वां क्वेश्चन आ जाता है पत्रक सूची की साइज बताइए, यानी कि 9वीं यूनिट के 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पांचों क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। फिर अपने 10 यूनिट पर बात करते हैं। 10 यूनिट का क्वेश्चन है सर्वांगुनी सूची से के गुण कौन कौन से, सर्वांगुनी सूची के गुण कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है सूची के रजिस्ट्रार बुक फॉर्म का अवगुण पर चर्चा कीजिए। विभाजित सूची को परिभाषित कीजिए। सीप पुलिंदा स्वरूप सूची के कोई 2 दोष बताइए। ये आपके हैं 10 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद अपने थ्योरी करने वाले हैं। एक बार आपको क्वेश्चनों के निशान लगा देता हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आजाद मनवीक सीरीज में मिलेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि VMOU यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हो तो आपको लिए आजाद मनवीक सीरीज बेस्ट है। और आप DLIS और BLIS की नहीं, आपका भाई बहन कोई भी डिग्री अगर आप कर रहे हैं तो आपको भारी डिस्काउंट के साथ 1 अगस्त तक अगर आप कोई भी डिग्री की मनवीक सीरीज मंगाओगे तो आपको फ्री मिल जाएगी। फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, यानी कि भारी डिस्काउंट पर मिल जाएगी अगर आप हमारे चैनल से हमारी दी हुई ID से मैसेज करके मनवीक मंगवाते हैं तो। 11वीं यूनिट है पत्रक सूची, यानी कि कार्ड कैटालॉगिंग का मानक आकार क्या है। सूची के आंतरिक स्वरूप कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद में यूनिट नंबर 12 आ जाती है। यूनिट नंबर 12 है कि प्रमुख प्रविष्टि यानी कि मेन एंट्री के अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। मुख्य प्रविष्टि के अनुच्छेद में क्या लिखा है, नाम छंद नाम को परिभाषित कीजिए। अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये 12वीं के बाद में 12वीं 13वीं और 14वीं यूनिट है ना, ये आपका जो DLI 02 होता है ना, DLI 02 जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर DDC होती है और कोलन क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, ये उनकी थ्योरी है, यानी कि 12वीं यूनिट के बाद में 14 यूनिट तक है ना उनकी थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये सारी एंट्रियां जो है ना अभी ये पूछ रहा है ये किस में आएगी आपकी CCC। आप जब कार्ड कैटालॉगिंग करोगे ना DLI 03 जो 03 होता है ना, DLI 03 आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसके अंदर इस तरीके की सारनियां बनी होती है। ठीक है, इस तरीके की सारनियां बनी होती है ना, जो इस तरीके के कार्ड कैटालॉग बने होते हैं उसके अंदर ये होते हैं। छंद नाम का मतलब होता है कृत्रिम नाम, यानी कि सूडोनिम एंट्री। सहकारक का मतलब पता है क्या होता है, सहकारक का मतलब होता है कोलोबरेटर एंट्री। ये सारी आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर मैंने एक एक चीज को अच्छी तरीके से बताया। मुख्य प्रविष्टि यानी कि मेन एंट्री के अंदर आपको सारी चीजें पूछी जाएगी। टाइटल, हेडिंग, कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर। ठीक है, सीरीज की एंट्री, ऑथर की एंट्री, सिंगल ऑथर एंट्री, डबल ऑथर एंट्री, ट्रिपल ऑथर एंट्री, कोलोबरेटर एंट्री, ये सारी चीजें मैं आपके प्रैक्टिकल क्लासेस में करवा चुका हूं। तो जल्द से जल्द 59 रुपीज वाली मेंबरशिप के साथ बैच ज्वाइन कीजिए। फिर 13 नंबर यूनिट में एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्ग निर्देश प्रविष्टि क्या है। 14 नंबर यूनिट है मिथ्या कड़ी यानी कि फेल्स लिंक क्या है। 15 नंबर यूनिट है श्रृंखला प्रक्रिया से जुड़े 3 प्रकारों के नाम बताइए। 13वीं यूनिट है रूपांतरित शीर्षक क्या है। ठीक है, 14वीं यूनिट का तीसरा क्वेश्चन है रूपांतरित शीर्षक क्या है। फिर अपने बात कर लेते हैं 15वीं यूनिट का पहला जो छोटे वाला क्वेश्चन है वर्ड बाय वर्ड अरेंजमेंट क्या है, यानी कि शब्द टू शब्द से शब्द अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, शब्द से शब्द की व्यवस्था को समझाइए, इस तरीके का आपका क्वेश्चन मिलेगा। वर्गीकरण व्यवस्था क्या है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 15वीं यूनिट के अंदर। ठीक है, अब अपने बड़े क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, जो कि आपके 200 शब्दों के क्वेश्चन होते हैं। उनमें से मैं आपको बता देता हूं, पहली यूनिट जैसे होगी तो उसका DDC के सापेक्ष अनुक्रम वर्ग संख्या की अवस्थिति पर पता लगाने के लिए कैसे उपयोगी है, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका DDC के मानक उपविभाजन के बारे में बताइए। तीसरा ग्रंथांक क्या है और ये कैसे बनाया जाता है। ठीक है, फिर अपने ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपको यूनिट वाइज मिल जाएंगे, यानी कि आप ऊपर पहली यूनिट से निशान लगाना शुरू करोगे ना आजाद वन वीक सीरीज में। देखो बुक वाले के लिए मुश्किल होने वाली है, यानी कि आपको 200 शब्द ऐसे लिखने हैं और जिससे एग्जामिनर भी प्रभावित हो जाए। एक आपको बता दूं, इसमें पेज है ना बहुत कम मिलते हैं कॉपी में, और कॉपी एक बार ही मिलती है, आपको दोबारा कॉपी नहीं मिलती है। तो ध्यान से पेज भरना, ज्यादा पेज भरने के चक्कर में पीछे वाले 3 क्वेश्चन छोड़ मत देना जो आपके 15-15 नंबर के होते हैं। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं प्रायोगिक वर्गीकरण के चरण बताओ, श्रृंखला प्रक्रिया के गुण बताओ। ठीक है, और फिर आ जाता है वर्गीकरण सूची के बारे में चर्चा कीजिए। मुख्य प्रविष्टि के अनुच्छेद क्या होते हैं, प्रत्येक अनुच्छेद में क्या सूचना लिखी जाती है। ठीक है, उस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं शब्द सूची दर शब्द व्यापक के नियमों को उदाहरण से समझाइए। कोलन वर्गीकरण कार्यक्रम विधि के उपयोग के उदाहरण से चर्चा कीजिए। आवर्त एवं स्तर के बारे में लिखिए। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है वर्णाक्रम यानी कि विधि की द्विबिंदु एवं दशमलव वर्गीकरण पद्धतियों में उपयोग की चर्चा कीजिए। संकेत क्या होते हैं, इसे कैसे बनाया जाता है, उदाहरण दीजिए। वर्ग अनुक्रमणिका प्रविष्टि के अनुच्छेद बताइए। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है। उसके बाद में आपका 14वां क्वेश्चन आ जाता है सहकारक कौन कौन से होते हैं, सहकारक प्रविष्टि के बारे में बताइए। 15वां क्वेश्चन आ जाता है द्विबिंदु वर्गीकरण, सामान्य एकलों को उदाहरण से समझाइए। सहायक प्रविष्टि निर्मित के उद्देश्य और कार्यों को बताइए। पुस्तकालय सूची के विभिन्न आंतरिक स्वरूपों को परिणिगत कीजिए। ठीक है, उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं लास्ट में द्विबिंदु वर्गीकरण प्रकृति में उपयोग आने वाले विशेष प्रणालियों के बारे में चर्चा कीजिए। दशमलव वर्गीकरण में क्षेत्रीय सारणी का उपयोग कीजिए। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ सेक्शन सी अपना स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कोई भी बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम से हो या आप हिंदी मीडियम से हो, इसके नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ID आपको बताइए library
टू लगाते ही आप टेलीग्राम पर मैसेज करके इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, कल जो क्लास आएगी ना, उसमें ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, इसकी एक अलग क्लास आएगी, उसके अंदर थ्योरी नहीं होगी, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आप अपने दिमाग से कर लेना, जिसके पास बुक है वो बुक से कर लेना, ठीक है। थ्योरी केवल और केवल मैं इसी क्लास में करवा रहा हूँ, क्योंकि ये पहली मेंबरशिप क्लास है जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाली है, ठीक है। और उसके अलावा मैं इसीलिए बच्चों को मेंबरशिप क्लास में करवा रहा हूँ, क्योंकि जो पढ़ने वाला होगा ना, उसके लिए मैंने पहली बार ऑफर निकाला है, फिर बच्चे ये कहेंगे कि सर ने ऑफर महंगा कर दिया है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे अगर 59 रुपीज वाली मेंबरशिप ले ले, तो उनको ये भी लगना चाहिए कि यार सर ने सही किया, हमारे साथ थ्योरी तो दी और प्रैक्टिकल पे भी बेंच दे दिया। जब आप इन चीजों को समझोगे, जब आप अपने सीनियर से पूछोगे ना कि यार बाहर प्रैक्टिकल की फीस कितनी है, कितने में बच्चे जो है अन्य स्टूडेंट्स को जो टीचर है वो कितने कितने रुपए में पढ़ा रहे हैं, तो तब आपको पता चलेगा कि बाहर इसकी फीस जो है वो 700 से लेकर 900 रुपए तक है, कहीं कहीं तो 2000 रुपए इसकी फीस ली जाती है प्रैक्टिकल क्लासेस की। उसके अंदर थ्योरी नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल क्लासेस की। यहाँ पर मैं केवल और केवल बच्चों की सहायता के लिए बैठा हूँ, जो आर्थिक रूप से कमजोर है या जो बहुत कम फीस में पढ़ना चाहते हैं, उन्हीं के लिए मैं क्लासें लेकर आया हूँ। और इन्हीं के लिए सबसे कम रुपए में, यानी कि 60 रुपए में मैं क्लासें दे रहा हूँ। दो प्रैक्टिकल क्लासेस की भी फीस अगर मान के चले तो 30 रुपए ले रहा हूँ, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकल क्लास को छोड़िए, मान लीजिए 60 रुपए हैं, और 60 रुपए के अंदर आपको मैं कितने सब्जेक्ट कराऊंगा, 4 तो आपके थ्योरी के सब्जेक्ट, 2 प्रैक्टिकल के। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको एक सब्जेक्ट के आप कितने रुपए दे रहे हो मुझे, और अब आप ही बताओ कि ये रुपए आप ज्यादा है क्या। 60 रुपए और 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, 10, यानी कि आप 10 रुपए मुझे दे रहे हो, 10 रुपए एक सब्जेक्ट की आपकी फीस ली जा रही है, और उसके अंदर आपको बढ़िया और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाकर थ्योरी भी करवाई जाएगी। थ्योरी आप देख लेना, ये सी सेक्शन खत्म होते थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके अलावा आपको करवाई जाएगी, थ्योरी के अलावा आपको करवाया जाएगा पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेंच, कॉलिंग क्लासिफिकेशन, डीडीसी, डब्ल्यूसीआर, ट्रिपल सी, हर एक चीज आपको कराई जाएगी। हालांकि डब्ल्यूसीआर जो है वो नहीं लगती है डीडीसी डीएलआईएस के अंदर, पर मैं आपको बता रहा हूँ बीएलआईएस के भी आपके भाई बहन है, तो उन्हें भी इन चैनल पर जोड़िएगा, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं मेन चीज के ऊपर, सी सेक्शन में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में थ्योरी पर चलते हैं, और प्रत्येक क्लास में थ्योरी इसी तरीके से करवाई जाएगी। अंकन से आप क्या समझते हैं, ये 500 शब्दों वाले क्वेश्चन है, याद रख लेना, ये 500 शब्दों वाले क्वेश्चन है। अंकन से आप क्या समझते हैं, सह उदाहरण अंकन के प्रकार बताइए, ठीक है। उसके बाद में सामान्य एकल को परिभाषित कीजिए, कोलन वर्गीकरण में सामान्य एकल को उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है रंगनाथन की कोलन क्लासिफिकेशन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर शब्दकोश सूची क्या है, इसके गुण और दोषों को बताइए, ठीक है। फिर आ जाता है ग्रंथालय सूची में कौन कौन से भौतिक स्वरूप है, किस रूप का आप क्या प्रयोग करेंगे, सह उदाहरण बताइए, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा छठा क्वेश्चन ये है, छठे क्वेश्चन पर अपने, हाँ अब सही है, सहायक प्रविष्टि को परिभाषित कीजिए, सहायक प्रविष्टि को परिभाषित कीजिए, वर्गीकरण सूची की विभिन्न सहायक प्रविष्टि को उदाहरण सही समझाइए। उसके बाद आ जाता है पुस्तकालय वर्गीकरण को परिभाषित करते हुए पुस्तकालय में इनकी आवश्यकता और उद्देश्यों के कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दशमलव वर्गीकरण पद्धति, यानी कि 19वें संस्करण जो कि डीडीसी जिसको बोलते हैं, उसको 100 उदाहरण समझाइए। फिर अंकन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर अपने बात कर लेते हैं पुस्तकालय सूची से आप क्या समझते हैं, इनके उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर पत्रक सूची के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। फिर अपने नेक्स्ट चलते हैं, ये सारी की सारी जो है वो आपकी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्लासें जो है वो खत्म हो चुकी है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी भी आपके पास मौका है, थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कराने से पहले बोल रहा हूँ, आज ही 1 अगस्त से पहले, आज अगर आप मेंबरशिप लोगे तो कम से कम आपको 2 दिन पहले, 2 दिन बाद ही, 24 घंटे के बाद में आपकी मेंबरशिप अप्रूव होती है, क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो है ना, हमेशा 24 घंटे का टाइम लेता है। तो जल्द से जल्द मेंबरशिप ले लीजिएगा। आप अपने थ्योरी क्वेश्चनों पर चलते हैं। और आपको भी अगर नोट्स लेने हैं, मैं अभी बता देना चाहता हूँ, ये अपना टेलीग्राम चैनल है लाइब्रेरी क्लासेस नाम से, ठीक है। और इसके अंदर देखो हर एक चीज बताई जाती है। जैसे कल बीएलआईएस की थ्योरी क्लास आई थी, 749 लोगों ने ओनली फॉर टेलीग्राम पर देखा है, और उसके अलावा यूट्यूब पर तो देखा ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डीएलआईएस वाले भी तो जुड़े हैं ना, तो उन्होंने नहीं देखा, पर बीएलआईएस के देखा। और मैं ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने साफ साफ ये चीज बता रखी है, जो देखो जो यूट्यूब से पहले इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर जाती है, यहाँ पर मैंने साफ साफ बता रखी है। अगर बीएलआईएस और बीएलआईएस के नोट्स अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो, तो आपका नाम बता दीजिएगा, आपका माध्यम बता दीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश, और जिस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए। जैसे डीएलआईएस के चाहिए तो 01 से लेकर जितने भी सब्जेक्ट चाहिए सब्जेक्ट बता दीजिए, बीएलआईएस के चाहिए तो बीएलआईएस 01 से लेकर 8 तक सब्जेक्ट बता दीजिए, और आप इस आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर स्पेशली आईडी दे भी रखी है, और जहां पर आप जाकर मैसेज कर सकते हो। ये अपना टेलीग्राम चैनल, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आपको कुछ नहीं करना है, या तो इसको स्कैन कर लीजिए, अगर आप स्कैन नहीं करना चाहते हैं, या आप सीधा ही सर्च करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाइब्रेरियन लिखकर फिर इंस्टाग्राम वाला स्पेस देकर बिना किसी स्पेस के क्लासेस लिखोगे तो आप लाइब्रेरियन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अब अपने चलते हैं आगे। ये अपना यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर अगर आपने ज्वाइन करना है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर किसी ने पहली बात तो ये, जिसने अभी तक ये नहीं देखी कि लाइब्रेरियन 1st 2nd 3rd ग्रेड के कितने पता आने वाले, क्या कुछ सिस्टम रहने वाला है, तो वो ये वाली वीडियो देख लेना अगर देखना चाहो तो। बाकी आप थ्योरी क्लासेस पर फोकस करना, मेरा तो ये मानना है। और आपको मैं बता देता हूँ, आपकी क्लासें काम मिलेगी, सभी से रिक्वेस्ट है, जब ये अपना चैनल है, ठीक है, इस चैनल पर जाते ही मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, एक इस तरीके का एक फोल्डर बना होता है प्ले लिस्ट करके, प्ले लिस्ट में जाओगे ना तो यही तो बीएलआईएस की थ्योरी क्लासेस आ गई, इसके जस्ट ऊपर अब आपकी एक और प्ले लिस्ट बनी हुई होगी जिसमें लिखा होगा डीएलआईएस थ्योरी बेंच 2026-27, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपका न्यू बेंच है। इससे पहले आपका पुराना बेंच था वो आ चुका था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ डीएलआईएस 02 की कंप्लीट क्लासेस आ चुकी है, जिसके
जिसके अंदर कम से कम 30,000 प्लस बच्चों ने इस बेंच को देख लिया है। और आपको बता देना चाहता हूँ, ये पूरी की पूरी 2026 की न्यू बेंच है, अपडेटेड बेंच है। ये 119 रुपये वाली मेंबरशिप में होने वाली है। उससे पहले आप 59 वाली लेकर इस बेंच का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि अभी तक ये फ्री है यूट्यूब के ऊपर, बाद में ये आगे से आगे क्या होती जाएगी, मेंबरशिप में होती जाएगी, ठीक है। इसमें A to Z सिलेबस से लेकर कंप्लीट आपका सिलेबस जो है प्रैक्टिकल का करवाया हुआ है। फिर अपनी बात कर लेते हैं कि इसको ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये अपना यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको यहाँ पर ज्वाइन बटन दिखा रहा होगा, इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो बच्चे ना, इन बच्चों ने मेंबरशिप ले रखी है, जब भी आप इसको इस तरीके से फ्रेश करोगे ना, पेज को नीचे करोगे, तो यहाँ पर नई नई प्रोफाइल बदलती जाएगी, बदलती जाएगी, बदलती जाएगी। और वो क्यों बदलेगी? क्योंकि 480 प्लस बच्चों ने मेंबरशिप ऑलरेडी ले रखी है, तो हर बच्चे की प्रोफाइल है ना यहाँ पर बदलती जाएगी। आप जैसे इस पेज को फ्रेश करते जाओगे ना, रिफ्रेश करते जाओगे, इस यहाँ पर प्रोफाइलें बदलेगी जिन जिन बच्चों ने मेंबरशिप ले रखी है। तो आप भी देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी जुड़िए। BLIS का बच्चा है तो उसकी क्लास जो है वो आ चुकी है एक दिन पहले। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। ज्वाइन बटन पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पर ये आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें अभी तो सारी क्लासें है ना, अभी 1 अगस्त तक 59 वाली मेंबरशिप में मिल रही है, उसके बाद में लेवल 2 में चली जाएगी। तो आपको ओनली फॉर 59 रुपीज़ वाली मेंबरशिप खरीदनी है, जो कि सिल्वर मेंबरशिप है। आप फिर इस पर ज्वाइन करते ही आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और वहाँ से आप पेमेंट करके इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी देरी के। फिर अपने आप आ जाते हैं अपने थ्योरी क्वेश्चनों पर। अब थ्योरी क्वेश्चन जो है वो होते हैं शुरू। मैं आपको बता दूं, ये वो वाले क्वेश्चन है, ये वह क्वेश्चन है जो ना तो आपको कभी 1 वीक सीरीज में मिलेंगे, लेकिन इसमें से कम मैं आपको बता दूं 20% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ना तो आजाद 1 वीक सीरीज में मिलेंगे, और आपके बुक्स से भी ऐसी जगह से पूछे जाएंगे जहां पर आपका ध्यान नहीं जाता है। कम से कम 15 नंबर का पैटर्न जो है आपके थ्योरी एग्जाम्स में बाहर का पूछा जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ इस 15 नंबर की दौड़ है। 15 नंबर के लिए बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। 400 बच्चों ने मेंबरशिप ले रखी है, तो इसका मतलब आपका आने वाले टाइम में कॉम्पिटिशन हार्ड ही होने वाला है, आसान नहीं होने वाला है। तो इससे अगर आप नहीं अभी इसको सीरियसली नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। चलो अपने पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची को नेत्रों की संख्या दी गई है कैसे? तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। पुस्तकालय सूची को नेत्रों की यानी कि पुस्तकालय के नेत्रों यानी कि पुस्तकालय की आंख की सूची दी गई है, क्योंकि पुस्तकालय में विशाल अलमारियों के पीछे छुपे संग्रहों और पाठकों की तरह दृश्यमान और प्रकट बनाती है। इसके बिना पाठक संग्रह के देखने को में असमर्थ और आधे समान होते हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रही है? यानी कि सूची को नेत्रों की संख्या क्यों दी गई है? पुस्तकालय में सूची के नेत्रों की संख्या इसलिए दी गई है, मान लीजिए आप कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे आपने हिस्ट्री के आपने कोई बुक देखनी है, क्या हिस्ट्री की एक ही बुक है? नहीं, राजस्थान हिस्ट्री अलग है, ठीक है, इंडिया हिस्ट्री अलग है। अब आप बोलोगे सर ये तो 2 प्रकार हो गए। नहीं, 2 प्रकार क्यों हो गए? राजस्थान के अंदर भी राजपूत वंश अलग हो गए, भरतपुर के जो जाट वंश है वो एक अलग हो गया, भाटी वंश अलग हो गया। उसी तरह यहाँ पर मुगल भी आए थे, और सम्राट अशोक ने भी राज किया था, उसके बाद में हिंदुओं ने भी राज किया था। इस तरीके से क्या हिस्ट्री के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो किताबों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो अंदर से अंदर किताबें जो है वो चली जाती है, और उसके अंदर भी जैसे इतिहास के अंदर केवल और केवल राजस्थान के इतिहास के अंदर खुद के ग्रंथ है, जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया, और इसी तरीके से चीजों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो उनको इतनी सारी विशाल अलमारियों में से छिपी हुई किताब को निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? सूची देखनी पड़ेगी। सूची में यहाँ पर किताब का नाम होगा, आगे अलमारी का नंबर होगा, और आगे बुक का नंबर होगा। अपने लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ पर नाम देखेंगे, अलमारी का नंबर, बुक का नंबर देखकर सूची में देखकर अपने उस किताब को, जिस किताब को अगर अपने बिना सूची में देखें तो 3 दिन भी लग जाए, क्योंकि आपने छोटी लाइब्रेरी देखी होगी, आपको पता नहीं है 20 लाख किताबों की संख्या वाली लाइब्रेरी है ना, बड़े शहरों में मौजूद होती है। यानी कि इतनी संख्या के अंदर किताबें रखी गई होती है, जहाँ पर अच्छे प्रवक्ता, अच्छे पढ़ने वाले पाठक जो होते हैं वहां पहुंचते हैं और अपनी पुस्तक लेते हैं। तो इसके लिए सूची जो बनाए रखना कि कौन सी किताब कहां पर है और किस फोल्डर में, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। पुस्तकालय त्रिपद में कौन से पक्ष के बारे में सूची में सूचना होती है? पुस्तकालय त्रिपद में पुस्तक के बारे में होती है, ठीक है, उसके अलावा पाठक के बारे में, फिर वहां के जो कर्मचारी है उसके बारे में, और पुस्तकालय सूची के रूप में पुस्तक के दस्तावेज और ग्रंथ होते हैं। पुस्तक के बारे में संपूर्ण विवरण जो होता है, मैंने अभी जो आपको बताया कि किसकी पुस्तक है, जैसे राजस्थान हिस्ट्री के अंदर राजपूत, और राजपूत के अंदर पृथ्वीराज रासो। तो ये यानी कि एक पार्ट के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर, तीसरे पार्ट के अंदर जो बंटी हुई किताबें होती है, उन सभी की सूचनाएं जो होती है वो पुस्तकालय त्रिपद में होती है, ठीक है। देखो, जो क्वेश्चन वहां पर मनवी की किताबों में नहीं मिलते हैं वो मैंने वहां पर करवाए भी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में जो चीज मिलती है मैंने वही कराई। सूचीकरण सिद्धांत पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस वर्ष आयोजित होता है? मैं आपको बता दूं, सूचीकरण सिद्धांत एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1961 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया था, जिसके पेरिस प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, रूल्स फॉर डिक्शनरी, ठीक है। रूल्स फॉर डिक्शनरी यानी कि रूल्स फॉर डिक्शनरी के लेखक कौन है? इसके लेखक है चार्ल्स अमीम कटर, ठीक है, यानी कि सीए कटर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं व्हाट इज स्वरूप सूची क्या है? यानी कि स्टाफ जो सेल्फ कैटलॉगिंग जो होती है, पुस्तकालय सूची का एक भौतिक स्वरूप होता है। इसमें कागज की ढीली कतरनों या पर्चियों पर प्रविष्टियां बनाकर उनको यांत्रिक या जिल्ट या फोल्डर में एक साथ बांध कर रखा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये किसके बारे में बात कर रहा है। ये कार्ड कैटलॉगिंग के बारे में बात कर रहा है, जिसमें एक के पीछे एक कार्ड कैटलॉगिंग होता है, सब में एक छेद होता है और यहाँ से एक धागा निकालकर उनको बांधा होता है एक लाइन के अंदर, ठीक है। अब आपको बात कर लेते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा,
एग्जाम में आएगा 100%। आप है ना इसको 1 वीक सीरीज के ऊपर लिख लो, या पहला पेज है ना उसके ऊपर लिख लो, 100% आपके ये वाला क्वेश्चन आने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस क्वेश्चन पर मैं स्टार लगा दूं ना, समझ लीजिए वो क्वेश्चन आएगा। मैं 2 बार स्टार लगा रहा हूँ, 1 बार और लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी भी अगर कोई समझना नहीं चाहता, वो उसकी मर्जी है। ये आप अपने कोई भी आपका नोट्स अगर आप बनाते हो तो वहां पर लिख लीजिए, ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएगा, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपका आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पत्रक सूची के मानक आकार बताइए। पत्रक सूची यानी कि कार्ड कैटलॉगिंग होता है, उसका मानक आकार 5 गुना 3 इंच होता है, जिसे मैट्रिक प्रणाली से 12.5 सेंटीमीटर गुना 5.7 सेंटीमीटर मापा गया है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन आ गया, मुख्य प्रविष्टि के अग्र अनुच्छेद में क्या लिखा होता है। यानी कि वर्गीकृत सूची होती है ना, ट्रिपल सी होती है, उसके अग्र अनुच्छेद में लीडिंग सेक्शन होता है, जो पुस्तक का गर्थांक जो होता है ना, कोड नंबर होता है, वो लिखा जाता है। इसमें हमेशा पेंसिल से लिखा जाता है ताकि ये परिवर्तन इसमें संभव हो सके। अब आप बोलोगे सर ये चीजें मुख्य प्रविष्टि के अंदर ये ट्रिपल सी क्या आ गई, ये लीडिंग सेक्शन क्या आ गया, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको है ना ट्रिपल सी करवाई जाएगी। उसके अंदर है ना इस तरीके का एक कार्ड कैटलॉगिंग होगा, और यहाँ पे उसके एक छिद्र होता है जिसको बहुत सारे बच्चे ओ समझते हैं, वो ओ नहीं है। यहाँ पर सेक्शन के रूप में बांटा होता है। इसमें सबसे पहले होता है लीडिंग सेक्शन। यहाँ पर है ना कोड नंबर की जानकारी होती है, जिसमें 5 5 7 3 इस तरीके से नंबर होता है। इसके अंदर केवल और केवल 4 ही अक्षर आ सकते हैं, ठीक है। फिर पहले होता है लीडिंग सेक्शन, ठीक है। फिर होता है हेडिंग सेक्शन, जिसके अंदर ऑथर की जानकारी होती है। फिर होता है टाइटल सेक्शन, ऑथर के बाद में जो टाइटल होता है उसकी जानकारी होती है। टाइटल के बाद में होता है सीरीज सेक्शन, सीरीज की जानकारी होती है। उसके बाद में यहाँ पर एक्स सेक्शन नंबर जो होता है, वो एक्स सेक्शन नंबर की जानकारी दर्ज की जाती है। इसके अंदर ये जो पहले वाला खाना है ना, ये पूरा का पूरा खाली रहता है, केवल और केवल ट्रिपल सी में। डबल ए सी आर के अंदर ये नहीं रहता है, तो आपकी केवल ट्रिपल सी लगती है, तो मैं आपको ट्रिपल सी करवा रहा हूँ। इसलिए बोलता हूँ यूट्यूब पर कभी भी कोई गलत चैनल के धक्के मत चढ़ जाना, वरना आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। और अभी आपके हाथ में भर्ती आई हुई है, यानी कि आपके हाथ में आई हुई भर्ती है, इसको आज से जाने मत दो। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, अच्छे टीचर से पढ़ो, और ऐसे टीचर से पढ़ो जिसको बहुत टाइम से नॉलेज हो इस चीज का। तो इस तरीके से आपकी ये सारी की सारी चीजें होती है, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। मैं साथ साथ में चीजों को इसी तरह के इसीलिए डायग्राम से समझा रहा हूँ। अगर आप वहां पर डायग्राम बनाकर आ जाओगे ना, ये वाला कार्ड कैटलॉगिंग वाला, ठीक है, तो यहाँ पर वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बच्चा कितना ज्यादा होशियार है। यहाँ पर होता है लीडिंग सेक्शन, उसके बाद में कौन सा होता है, हेडिंग सेक्शन, उसके बाद में टाइटल सेक्शन, उसके बाद में सीरीज सेक्शन, ठीक है। अब अपनी बात कर लेते हैं नेक्स्ट, प्रमुख खोजों के नाम बताइए। प्रमुख खोजों के नाम के अंदर अपने बात कर लेते हैं लेखक का नाम, ऑथर का नाम, पुस्तक का नाम, बुक का टाइटल जो मैं अभी बता रहा था, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं लास्ट में विषय का नाम, यानी कि सब्जेक्ट हेडिंग एंट्री, ये जो कि मैंने आपको बताई थी। फिर अपने बात कर लेते हैं आधुनिक सूचीकरण का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स एमबीए कटर, ठीक है। सीए कटर को है ना आधुनिक सूचीकरण का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप छाप लीजिएगा, ये आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर आ जाता है पत्रक सूची की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। अत्यधिक लचीलापन और बहुत ही उपयोगकर्ता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना, ठीक है। उपयोगकर्ता उपलब्ध, यानी कि नवीन कार्डों का वर्णानुक्रम में कहीं भी कभी भी सम्मिलित किया जा सकता है, इसके पुराने कार्ड हटाए जा सकते हैं, परंतु जो बहु उपयोगकर्ता जो उपलब्धता होता है ना, कैबिनेट के विभिन्न दराजों के कारण एक ही समय में कई पाठक बिना बाधा के पुस्तक की खोज कर सकते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, सूची की आंतरिक स्वरूप कौन कौन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, 2 नंबर वाले में पूछा जाएगा। उसके स्वरूप होते हैं वर्णानुक्रमिक सूची, जिसके अंदर लेखक, आख्या एवं विषय आते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, ये उसी कार्ड कैटलॉगिंग की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये उसी कार्ड कैटलॉगिंग की बात हो रही है जो आपके DLI 03 में होता है, जिसमें ट्रिपल सी करनी होती है, ठीक है। इसमें वर्णानुक्रमिक के अंदर आ जाता है लेखक का नाम, ठीक है। अब लेखक के बारे में अपने बात कर लेते हैं। लेखक तो हो गया, कोई भी आपका क्वेश्चन होगा ना, उसके अंदर ऑथर, आख्या का मतलब पता है क्या होता है, वहां पर आपके कॉल नंबर दिए गए होते हैं, जैसे 2 3 5, यहाँ पर पहले एक नंबर होगा G235, फिर एक डैश लगाकर N19 इस तरह N1 मान लीजिए, इस तरीके से नंबर दिए गए होते हैं। उसको हिंदी के अंदर है ना आंख्या बोलते हैं, टाइटल जो होता है ना उसको आंख्या बोलते हैं, और विषय सूची अलग होती है, ठीक है। कॉल नंबर नहीं होता, टाइटल जो होता है टाइटल बोलते हैं, आंख्या को क्या बोलते हैं, आपका टाइटल होता है। यानी कि आपके जैसे मान लीजिए टाइटल होगा, जैसे यहाँ पर आपका गबन दिया होगा, फिर बाय, ठीक है, फिर MC प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद, इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है। उसके अंदर ये आपका टाइटल हो जाता है, बाय के नीचे वाला ये ऑथर हो जाता है, और फिर नीचे आपका एक सब्जेक्ट होता है। इस तरीके से ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकल क्लासेस में करवाई हुई है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ, आपके दिमाग में एक बार में चीज बैठ जाएगी। फिर आ जाता है वर्गीकरण सूची, क्लासिफाइड कैटलॉग, वर्णानुक्रमिक वर्गीकरण सूची, यानी कि अल्फाबेटिकल क्लासिफाइड, ये तीनों प्रकार जो मैंने करवाए हैं। फिर आ जाते हैं समष्टि लेखक क्या है, समष्टि लेखन क्या है, 100% लगा लीजिए। अभी बोल रहा हूँ, जो मिस कर गया वो कर गया, 100% क्वेश्चन आएगा। जो मैं क्वेश्चन 100% में लगा रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन आएगा। अभी 2 या 3 क्वेश्चनों में बोला ये वाला आएगा, मैं आपको लास्ट बार बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए एक पेज पर और उस पेज को चिपका लीजिए। आप एग्जाम से पहले ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़कर जाइएगा। पहली क्लास फ्री है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसको लिख भी सकते हो। उसके बाद में आपकी क्लासें फ्री नहीं रहने वाली है, उसके बाद में 59 रुपीज वाली मेंबरशिप लेनी होगी। परंतु आप जो बच्चों नहीं लेंगे वो भी निराश मत होइए, आपको मैं फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं फिर भी करवाने वाला हूँ आजाद 1 वीक सीरीज वाले, ठीक है। बाकी आपकी थ्योरी क्लासें जो होगी वो मेंबरशिप में ही रहेगी। कि समष्टि लेखन क्या है, जब किसी पुस्तक के विचारों या सामग्री की भौतिक जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की ना होकर किसी संस्था, सरकारी विभाग, वैज्ञानिक निकाय, समाज या सम्मेलन के सामूहिक होती है, तो उसे समष्टि लेखन कहते हैं। इसे कोऑपरेट ऑथरशिप कहते हैं, समझ गए। यानी कि
पूरी की पूरी जो है सार्वजनिक रूप से सभी व्यक्ति है ना मिलकर जिसमें सामूहिक रूप से वर्क करते हैं वही समष्टि लेखन होता है। ठीक है, फिर अपने आते हैं सहायक प्रविष्टियों के। अब सहायक प्रविष्टियों के प्रकार बताइए। सबसे पहले आ जाता है वर्ग अनुक्रम प्रविष्टि, क्लास इंडेक्स एंट्री। अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बनती है आपकी मेन एंट्री, फिर मेन एंट्री में कॉल नंबर जो आप खोलते हो ना उसकी बनती है आपकी क्लास इंडेक्स एंट्री। ठीक है, उसके बाद में आती है ग्रंथ अनुमिका, बुक इंडेक्स एंट्री, इसे बीआई बोलते हैं। क्लास इंडेक्स एंट्री का ही भाग होता है बुक इंडेक्स एंट्री। फिर क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्रॉस रेफरेंस एंट्री के अंदर जैसे एक ही सीरीज का ऑथर दे दिया गया हो और उसका क्या दे दिया हो, कोलोबरेटर भी दे दिया गया हो। ठीक है, फिर आ जाती है विषय संदर्भ प्रविष्टि यानी कि क्रॉस रेफरेंस एंट्री। क्रॉस रेफरेंस एंट्री जो होती है ना, कोई भी आपकी सीरीज की एंट्री जब होती है, सीरीज के ऑथर की एंट्री जब होती है ना, ये आपकी सबसे लास्ट में होती है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, आप जब प्रैक्टिकल की पहली क्लास देखोगे मैंने वहां पर सारनियां बनाई है। आपकी दो प्रकार की मेन एंट्रीज होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपके वैसे तो DLI 02 की थ्योरी है, फिर भी मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। पहली होती है मेन एंट्री, दूसरी होती है CIE जिसके बारे में बताया गया क्लास इंडेक्स एंट्री। ठीक है, ये 2 नंबर वाली बताइए। सहायक प्रविष्टियों की बात कर रहे हैं, सहायक प्रविष्टियों का मतलब समझते हो ना, यानी कि जो लेखक जो है मेन एंट्री की जितनी भी सहायक प्रविष्टि होती है, ये 2 प्रकार होते हैं। अब इसका कोई प्रकार नहीं होता, ये एक ही होता है। दूसरा होता है क्लास इंडेक्स एंट्री, ये होती है सहायक प्रविष्टि। इसके अंदर आपकी सारी आ जाती है, बुक इंडेक्स एंट्री आ जाती है। ठीक है, और फिर बुक इंडेक्स इसमें लेखक की, टाइटल की, ऑथर की, कोलोबरेटर की, ये सारी आ जाती है। उसके बाद में बुक इंडेक्स एंट्री आएगी, बुक इंडेक्स एंट्री के अंदर आपके कोलोबरेटर आ जाएगा और अन्य जैसे ट्रांसलेटर आ जाएगा, रिवाइजर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है एक लास्ट में CIRE यानी क्रॉस रेफरेंस एंट्री, वो जस्ट नीचे नीचे बनती है। ये सारी चीजें जो है वो मैंने पहली क्लास में बता रखी है। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना है तो प्रैक्टिकल की पहली या दूसरी क्लास देख लीजिए, इसमें मैंने सारणी कराई है। नामांतर एंट्री ये मैंने आपको बता दी। विषय संदर्भ प्रविष्टि, देखो हर चीज का मुझे ज्ञान बहुत ज्यादा डीपली है, मैं आपको चीजें कराऊंगा वो अच्छी तरीके से कराऊंगा। ये बस मैंने आप इस दिमाग पर स्ट्रेस मत लेना कि अरे यार सर क्या करा रहे हैं क्या करा रहे हैं, ये वाली बात नहीं। बस मैंने बताया कि आपकी इस प्रकार से एंट्रियां होती है, उन्हीं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, हालांकि ये ज्यादा क्वेश्चन इतना डीपली नहीं जाएगा, पर उसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मुख्य प्रविष्टि के विभिन्न अनुच्छेद, देखो ये 14वां क्वेश्चन आ गया ना जो मैं आपको बता रहा था। सबसे पहले आता है लीडिंग सेक्शन। अब मैं इसका चित्र नहीं बनाऊंगा क्योंकि चित्र मैंने पहले बना दिया। हेडिंग सेक्शन, फिर टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, एक्सेक्शन नंबर, ट्रेसिंग। ट्रेसिंग जो होती है वो मेन एंट्री के जस्ट बाद में बनती है, जो कि हाफ साइड में इस साइड में होती है। ये वाली साइड ट्रेसिंग की बिल्कुल और बिल्कुल खाली रहती है। ठीक है, मेन एंट्री के बाद में जो है जस्ट बाद में ट्रेसिंग बनती है। बहुत सारे टीचर आपको बोलेंगे कि मेन एंट्री की जस्ट पीछे बनती है, बिल्कुल बनती थी, पर अब आपको पैटर्न बदल चुका है। मैं न्यू नोट्स लेकर आया हूं, न्यू अपडेट्स के साथ। जिस तरीके से एग्जाम में मैं बताऊं उस तरीके से कर लेना। ठीक है, बस आपको है ना एक बार डायग्राम अगर आप नहीं बनाना चाहते, स्मार्ट नहीं करना चाहते, तो आप एक बार भूल जाइए। आप ओनली फॉर थ्योरी याद कीजिए, ओनली फॉर थ्योरी याद कीजिए। मुख्य प्रविष्टि के विभिन्न अनुच्छेदों का नाम बताइए, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी याद करनी है। ठीक है, इसको बस रटकर चले जाना। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्गीकरण सूची के मुख्य प्रविष्टि के उद्देश्य बताइए। वर्गीकरण सूची जो होती है ना, उसके मुख्य प्रविष्टि के उद्देश्य होते हैं विस्तृत ग्रंथपरक विवरण एवं निश्चित अंकों के माध्यम से प्रस्तुत जो अन्य सभी सहायक प्रविष्टियों के आधार स्तंभ होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, वर्गीकरण प्रवृत्ति जो होती है ना, तो पूरे के पूरे जो विशिष्ट ग्रंथपरक जो विषय होते हैं ना, उनके नियमित यानी कि वर्गीकरण यानी कि अंकों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, उसको क्या कहते हैं, सहायक प्रविष्टि कहते हैं। काल्पनिक नाम क्या कहते हैं, इसे सूडोनेम कहते हैं। ठीक है, सूडोनेम कहते हैं, कृत्रिम नेम कहते हैं, कृत्रिम नेम कहते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। लेखक कभी कभी बुक्स के अंदर पता है क्या करता है, जो बुक लिखता है ना उसमें वो खुद का नाम यूज ना करके एक है ना फेंक नाम यूज करता है। फेंक नाम यानी कि कोई और ही नाम यूज कर देता है, उसको कृत्रिम नेम कहते हैं, सूडोनिम कहते हैं। इसकी भी एक अलग से एंट्री बनती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैंने करवा दी है आपके प्रैक्टिकल बेंच में। आपको मैं बता दूं, कल्पित नेम का मतलब होता है जो लेखक अपने वास्तविक यानी कि कानून के स्थान पर किसी झूठे या काल्पनिक नाम का प्रयोग करे या पेन नेम का प्रयोग करता है, इसकी रचना और उस नेम से रचना को प्रकाशित कर देता है, उसे काल्पनिक नेम या सूडोनेम उत्तर कहते हैं। जैसे धनपत राय द्वारा प्रेमचंद नाम का उपयोग किया गया था। जैसे धनपत राय जी थे ना, उनके द्वारा प्रेमचंद नाम का प्रयोग जो है उन्होंने किया था। फिर अपने कहते हैं सहकारक प्रविष्टि, इसे बोलते हैं कोलोबरेटर एंट्री, कोलोबरेटर एंट्री बोलते हैं। अब अपनी बात कर लेते हैं सहायक प्रविष्टि होती क्या है। सहकारक जैसे संपादक हो गया, किसी भी चीज का संपादक, अनुवादक हो गया, उसका ट्रांसलेटर हो गया, या फिर चित्रकारी हो गया। ठीक है, उसको ग्रंथ अनुक्रमिका यानी कोलोबरेटर बुक इंडेक्स एंट्री बनाई जाती है। मैंने बताया था ना, बुक इंडेक्स एंट्री के अंदर आएगी कोलोबरेटर हो गया, या कोई भी चित्रकार हो गया, अनुवादक हो, ट्रांसलेटर हो गया, रिवाइजर हो गया। ठीक है, और नाम के विभिन्न स्थिति और नामांतरण यानी कि CRIE, इस ये क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री की बात कर रहा है, में निर्मित की जाती है। यानी कि सहायक प्रविष्टियों के प्रकार बताइए, तो इसमें आपको सिर्फ 2 प्रकार याद रखने हैं। एक तो ग्रंथ अनुक्रमणिका प्रविष्टि ओनली फॉर थ्योरी आपको याद करनी है, और दूसरी नामांतर संदर्भ प्रविष्टि। ठीक है, फिर अपनी बात कर लेते हैं श्रृंखला प्रक्रिया के निर्माता कौन थे। चेन प्रोसिक्यूट के निर्माता कौन थे, जो मैंने आपको बताई थी। जब आपके जितना भी कॉल नंबर होता है ना, उसकी पहले चेन प्रोसेस खोलते हैं और उसकी एंट्री जो होती है वो सारी क्लास इंडेक्स एंट्री के अंदर होती है। ठीक है, तो श्रृंखला प्रक्रिया के निर्माता जो थे वो थे डॉक्टर श्याली रामामृत रंगानाथन यानी कि डॉक्टर SR रंगानाथन। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, डॉक्टर SR रंगानाथन का इस बार पूरा नाम पूछा जाएगा, याद रखना है, डॉक्टर श्याली रामामृत SR रंगानाथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार लगा रहा हूँ, याद करके चले जाना, अपनी 1 वीक सीरीज में आगे आगे लिख लेना। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं सेल्फ सूची क्या है।
सेल्फ सूची के बारे में बात कर लेते हैं। सेल्फ सूची पुस्तकालय का एक आंतरिक और मुख्य रिकॉर्ड है जो प्रविष्टियां ठीक उसी क्रम में व्यवस्थित की जाती है जिस क्रम में पुस्तकों के भौतिक रूप में अलमारियों में सेव रखी जाती है। इसका मुख्य उपयोग वार्षिक भौतिक सत्यापन यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए होता है, यानी कि जितना भी किताबों का स्टॉक आता है ना लाइब्रेरी के अंदर, उसके वेरिफिकेशन के लिए सेल्फ सूची जो है वो बनाई जाती है। फिर अपनी बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ग्रंथांक क्या है। मैं एक बार आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साथ में आपकी थ्योरी भी हो जाएगी। उसके बाद में ये बस क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, बाद में अपने करेंगे बड़े वाले क्वेश्चन, ठीक है। ग्रंथांक यानी कि कोल नंबर एवं विशिष्ट संख्यात्मक प्रतीक है जो कि किसी पुस्तक को अलमारी में एक निश्चित स्थान प्रदान करता है। यह 3 घटकों पर निर्भर करता है, ग्रंथांक यानी कि क्लास नंबर पर, पुस्तकांक यानी कि बुक नंबर पर, संग्रहांक संख्या यानी कि कलेक्शन नंबर पर, ठीक है। ये ग्रंथांक जो होता है ना, ये एक प्रकार के पुस्तकालय अलमारी की एक निश्चित संख्या और स्थान प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि आपको किताब का नंबर बता देंगे। आप मान लीजिए आपने बोला कि रविंद्रनाथ टैगोर की मुझे कोई किताब ढूंढनी है, तो वो आपको पता क्या करेंगे, आप उस क्लास नंबर पे जाओ और ये नंबर बुक मिलेगी और संग्राहक संख्या इसकी ये है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था ना कलेक्शन नंबर, उसी को शॉर्ट में बोलते हैं कोल नंबर, ठीक है, जो कि आपके कैटलॉगिंग कार्ड के अंदर लिखा जाता है। जब भी आपको कोई बुक देखनी होगी ना, तो यहाँ पर ऑथर का नाम और फिर टाइटल का नाम होता है ना, तो अब आपको वो पता क्या करेंगे, वो सीधा आपको कोल नंबर बता देंगे 5530N11, ठीक है। तो अब आप वहाँ पर क्या करोगे, पहले तो आप जाओगे उस क्लास में जाओगे और क्लास के अंदर आप बुक नंबर देखोगे और बुक नंबर देखकर वहाँ पर आप कोल नंबर देखोगे। कोल नंबर अगर आपका मैच हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप जो किताब ढूंढना चाह रहे थे आपको वही किताब मिलेगी और आप 15 मिनट के अंदर बड़ी लाइब्रेरी जिसके अंदर लाखों में किताबें होती है वहाँ से अपनी किताब ढूंढ कर ला सकते हो। कोलन क्लासिफिकेशन की पहली बार कौन से वर्ष में प्रकाशित हुई थी, तो यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण था ना द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का, ठीक है, वो 1933 में मद्रास पुस्तकालय संघ में प्रकाशित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्गीकरण को किस भाषा में परिभाषित किया जाता है, तो इसका मैं बता दूं, क्रम सूचक अंकों की कृत्रिम भाषा में प्रकाशित किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज ऑफ ऑर्डरिंग नंबर के अंदर इसको प्रकाशित किया जाता है। ये एक प्रकार से प्राकृतिक भाषा में अंक में बदल जाती है, ठीक है। वर्गीकरण जो होता है ना, ये प्राकृतिक भाषा के अंक में बदल जाता है। संख्या 1 2 3 4 5 क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंडो अरेबिक अंक बोलते हैं इनको, ठीक है, इंडो अरेबिक अंक बोलते हैं, याद रखना, इसको अरेबिक नंबर संख्या कहा जाता है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है, 19वें संस्करण यानी कि डेविड डेसिमल पद्धति के 3 खंडों का नाम बताइए। सबसे पहला खंड है प्रस्तावना और सारणियां, ठीक है। दूसरा खंड आपका कौन सा है, दूसरा खंड आपका हो जाता है अनुसूचियां यानी कि शेड्यूलीकरण। तीसरा खंड आ जाता है रेगुलेशन यानी कि साम्यक अनुक्रमणिका, ठीक है। सामान्य एकल के बारे में बताइए। सामान्य एकल के 2 प्रकार होते हैं, पूर्व कथनिक सामान्य एकल और पश्च कथनिक सामान्य एकल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ। इस बार आपका 100% पूछा जाएगा, मैं बार बार नहीं बताता हूँ, एक बार बता दूं तो आपको इस चीज को समझना होगा, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतनी परफेक्ट तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से क्लास आपको यही मिलेगी और बाकी कहीं नहीं मिलेगी इतनी अच्छी तरीके से। अगर आप ये पढ़ लोगे तो हो सकता है आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है, बुक को आपको हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े। आप अगर एग्जाम से 15 मिनट पहले ये क्लास देखकर चले जाओगे या 1 घंटे पहले, तो भी आपको पूरे 70+ नंबर दिलवाएगी, इस बात का मैं गारंटेड आपका रिजल्ट ले सकता हूँ। और अगर आजाद मन भी सीरीज आपने पढ़ी है और ये क्लास देख ली तो आपके 100 में से 85 से लेकर 92 तक नंबर आपके कहीं नहीं गए, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अब अपना खंड बी स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं आप बच्चों को सभी को बता देना चाहता हूँ कि खंड बी के अंदर मैं आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी जो नोट्स बने हुए हैं उनकी मैं थ्योरी दिखा दूंगा। क्यों, क्योंकि जो मेंबरशिप लेगा उसी को नोट्स जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अगर आप मेंबरशिप नहीं लोगे तो भी आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास मेंबरशिप हो या ना हो तो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इनको 50% ऑफ में मिलेंगे और आपको कंप्लीट पेमेंट करनी होगी, ठीक है। और पेमेंट जो है वो नाम मात्र है, ये मानकर चलिए कि पर सब्जेक्ट के 20 रुपए मानिए, पर सब्जेक्ट के RS 20 रुपए में आप इस तरीके के नोट्स है ना वो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके के नोट्स है और इसके बाद में आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि 95% एग्जाम जो है इन्हीं नोट्स के अंदर से आएगा, इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो अब अपने बिना किसी देरी के मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी समझ से बाहर होने वाले हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिकल क्लासेस जिन्होंने ले रखी है उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं ले रखी उनको नहीं पता होगा, क्योंकि 2026 का प्रैक्टिकल का बेंच खत्म हो चुका है और आपका न्यू अपडेटेड बेंच है। तो बच्चों जल्द से जल्द वो बेंच देख लीजिएगा। 1 अगस्त के बाद में 119 रुपए केवल और केवल प्रैक्टिकल बेंच के, 59 रुपीज थ्योरी बेंच के देने पड़ेंगे। तो अभी आपके 12 अगस्त से पेपर स्टार्ट है, उससे पहले इस ऑफर का लाभ भी उठा लीजिएगा, ठीक है। हम अपनी बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। डीडीसी की सापेक्ष अनुक्रमणिका वर्ग संख्या की अवस्थिति पता लगाएं और उसके लगाने में कैसे उपयोगी है, उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं कि डीडीसी है ना उसकी सापेक्ष अनुक्रमिका वर्ग संख्या होती है। सापेक्ष अनुक्रमिका वर्ग संख्या कौन सी होती है वो आपको मैं बताऊंगा। अवस्थिति की, उसकी अवस्थिति की पता लगाने में कैसे उपयोगी है, तो अब अपने बात करते हैं। सापेक्ष अनुक्रमिका मतलब होता है रिलेटिव इंडेक्स। अब ये आपको बात बताता हूँ, कोलन क्लासिफिकेशन होगा ना वो आपका, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो कोलन क्लासिफिकेशन का केवल और केवल एक ही भाग होगा, पर जब आप डीडीसी करोगे ना तो डीडीसी की आपके सिर्फ और सिर्फ डीडीसी की किताबें आपकी 3 किताबें लगती है आपकी, ठीक है। काफी महंगी होती है, अगर आप ओरिजिनल लाओगे तो कम से कम 12 से 15 हज़ार की होगी। टेलीग्राम चैनल पर कोलन क्लासिफिकेशन और डीडीसी की पूरी पीडीएफ फ्री पड़ी है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं कि ये किसकी बात कर रहा है, रिलेटिव इंडेक्स की, ठीक है। देखो डी होती है डीडीसी, डीडीसी के 3 भाग होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है।
तो थर्ड भाग जो होता है ना उसके अंदर होते हैं इलेक्टिव इंडेक्स, जहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह लिखे होते हैं, ठीक है। पहले अपने को थर्ड भाग में जाना होता है और उसके बाद में सेकंड भाग में जाना होता है जहाँ उनके नंबर कंफर्म किए होते हैं, और फिर फर्स्ट भाग में जाना होता है। कभी भी आपका कभी भी कोई सन दे दिया गया हो या फिर कोई कंट्री का नाम दे दिया हो, तो उसके लिए आपको टाइम इंडेक्स टू शेड्यूल में जाना होगा, ठीक है, जो कि आपको 1 नंबर बुक में मिलेगा। फिर डीडीसी की 2 नंबर बुक में जब 3 नंबर में आप जब कोई चीज कंफर्म कर लोगे तो फिर आपको 2 नंबर में आना होता है। अगर वहां नहीं मिलेगा, कोई भी जियोग्राफिकल इंडेक्स आपको चाहिए हो, तो आपको 1 नंबर बुक में आना होता है। ये किताबों की है ना सारी की सारी प्रोग्रामिंग की हुई होती है, ठीक है। इन चीजों को मैंने डीडीसी की क्लास में समझा दिया। डीडीसी की प्लेलिस्ट पढ़ी, अगर आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी समझना है तो वो प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। अब अपने बात कर लेते हैं सापेक्ष अनुक्रमणिका यानी कि रिलेटिव इंडेक्स जो होते हैं, वो डीडीसी की पद्धति के तीसरा खंड है, यानी कि तीसरी बुक की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि यह अनुसूची विषयों का वर्णानुक्रमण कुंजी है। सापेक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी विषय के विभिन्न पक्षों और विषयों के संदर्भ में रिलेशनशिप प्रदर्शित करती है। यानी कि जब आप सबसे पहले अपने तीसरे खंड में जाते हैं, यहाँ पर इसके कंप्लीट सब्जेक्ट दिए गए होते हैं। वो किसके सब्जेक्ट दिए गए होते हैं? वो सब्जेक्ट दिए गए होते हैं बुक नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 3 नंबर बुक के अंदर है ना ये बताया गया होता है कि इन दोनों बुकों में क्या है, यानी कि इन दोनों बुक के अंदर क्या है, इसकी सारी की सारी जो प्रस्तावना होती है ना वो इसके अंदर बताई हुई होती है। इसलिए हम डीडीसी का हार्ट भी है ना, अगर किसी को मानते हैं तो 3 नंबर वॉल्यूम 3 को मानते हैं। इनको वॉल्यूम 1, 2 और 3 बोलते हैं, ठीक है। उसी को ये बोलते हैं रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है। इसलिए इन्हें रिलेशनशिप बताती है, यानी कि तीनों किताबों के अंदर संबंध बताती है। विषय को सीधे नहीं ढूंढ पाना मुश्किल है, मैंने अभी आपको बताया ना, तो विषय को सीधे ढूंढ पाना मुश्किल है, इसलिए सापेक्ष अनुक्रमिका यानी कि रिलेटिव इंडेक्स की जरूरत पड़ती है, जो कि डीडीसी की वॉल्यूम नंबर 3 में अपने को मिलती है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं, यह एक शब्द के संदर्भ के स्थान पर एकत्रित होते हैं। उदाहरण के लिए क्लोथिंग यानी कि वस्त्र अनुक्रमिका को खोजने के लिए विभिन्न विषय क्षेत्रों के सापेक्ष शब्दों को इस प्रकार प्रदर्शित करती है। मान लीजिए कोई भी रीति रिवाज है, 391 नंबर मिलेगा उसका, फिर आपका गृह विज्ञान का 696.4 मिलेगा, फिर स्वास्थ्य विज्ञान का 613.48 मिलेगा, और फिर सामाजिक उपाय का 362.8 नंबर। ये नंबर जो होते हैं ना, इनकी संख्या लाख हजारों में होती है, हजारों में। इनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वॉल्यूम 3 जो होती है रिलेटिव इंडेक्स इसके लिए बनी होती है। ये आपको पहली चीज बता देगी कि कौन सी चीज आर्ट में आएगी, कौन सी किस में आएगी, और उसके बाद में नंबर होते हैं। ये 646 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 601 से लेकर, ठीक है, 601 से लेकर 700 तक होते हैं, और इनके बीच में जो है वो 646 अंक आता है। तो इन सभी को किस तरीके से ढूंढा जाता है, ये स्टेप बाय स्टेप चीजें आपकी प्रैक्टिकल में आएगी डीडीसी के अंदर, ठीक है। तो वो आप अपने करने वाले हैं डीडीसी की क्लासों के अंदर। हालांकि मैंने करवा चुका है, आपका न्यू बेंच खत्म हो चुका है, जो चीजें आपकी थ्योरी पढ़ रही हो उसकी मैंने प्रैक्टिकल क्लासें करा दी है। इसके उपयोग में वर्गीकरणकर्ता का अमूल्य समय बताया, ये सुनिश्चित करती है कि कोई वस्तु सही विषयात्मक या परिप्रेक्ष्य का वर्गीकरण है। यह न केवल पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए बल्कि पाठकों के लिए भी वांछित विषय की वर्ग संख्या तक सीधे पाठकों तक पहुंचाती है, ठीक है। यानी कि सीधे जो पाठकों को जो चीज चाहिए ना उस तक पहुंचाने में सीधे हेल्प करती है। अब अपने बात कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है डीडीसी के मानक उपविभाजन के बारे में बताइए। अब मैं आपको चीज बता देना चाहता हूँ, अब जो चीज मैं आपको समझा रहा था ना वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। डीडीसी 19वां संस्करण है ना, मानव उपाजित का मतलब होता है सारणी 1, यानी कि टेबल नंबर 1 के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह एक सामान्य एकल सार्वभौमिक विचार भौतिक स्वरूप, मैंने बोला था कोई भी जियोग्राफिकल इंडेक्स हो तो यहाँ पर आना होगा। ज्ञान की किसी भी वर्गीकरण मुख्य वर्ग के साथ प्रस्तुतिकरण और प्रारूप उनकी दशाओं व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करती है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं, मानक उपभाजकों की पहचान में हमेशा 0 से प्रारंभ होती है और 0 से लेकर 09 तक होती है। इसके लिए 1 नंबर पर तो जैसे दर्शन एवं सिद्धांत, साइकोलॉजी एवं थ्योरी हो गया, 2 नंबर पर विविध हो गया, 3 नंबर पर हो गया आपका डिक्शनरी, 4 नंबर हो गया अवधि प्रकाशन, 5 नंबर पर हो गया अध्ययन एवं अध्यापक, ठीक है। इस तरह की आपकी इंडेक्स बनी होती है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखो क्लासें जो है वो लगातार रहती है, लगातार रिकॉर्डिंग रहती है, इसलिए कभी कभी गला खराब हो जाता है। तो आज काफी गला खराब था, पर मुझे लगा कि यार नहीं, डीएलआईएस वालों को थ्योरी की क्लास देना बहुत जरूरी है, काफी समय से वो मैसेज करें इसलिए मैंने दी। अब अपने बात करते हैं प्रयोग के नियम। जब भी अनुसूची किसी विस्तृत निर्देश दिया जाता है, यानी कि उसका आधार संख्या के साथ सीधा जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए गणित का आधार है 510, यानी कि गणित सब्जेक्ट है ना, उसका आधार 510 है, ठीक है। 510 के अंतिम मूल्य को हटाकर सारणी 1 में 03 जोड़ दिया जाएगा, जिससे शुद्ध वर्ग संख्या 510.3 प्राप्त हो जाएगी। ये संतुलित रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको संतुलित रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ग्रंथांक क्या है, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुक नंबर और वर्ग संख्या। ये चीज मैंने आपको समझा दी थी, आपको बस मैं ये चीज समझा देता हूँ कि अब मैं आपको ये चीज ग्रंथांक में अभी आपको ये चीज समझा कर रहा हूं ना, इसकी चलो पहले अपनी थ्योरी कर ही लेते हैं। पुस्तकालय में जब एक ही विषय में कई लेखकों की अनेक पुस्तकें प्राप्त होती है, जैसे सभी वर्ग संख्या यानी कि क्लास नंबर जो होते हैं एक समान होते हैं उनकी, जो मान लीजिए कि एक ही लेखक की है ना कई पुस्तकें आ गई, जैसे मुंशी प्रेमचंद की 50 पुस्तकें आ गई, तो उनके अंदर वर्ग संख्या होगी वो तो सेम ही होगी क्योंकि एक ही लेखक की है। जैसे भारतीय इतिहास की 10 अलग अलग पुस्तकें, इंडियन हिस्ट्री की 10 अलग अलग पुस्तकें, ऐसी स्थिति में एक समस्या पैदा हो जाती है। एक वर्ग में आने वाली पुस्तकों की अलमारी पर निश्चित तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने और प्रत्येक
भौतिक पुस्तक को एक अद्वितीय पहचान देने के लिए अतिरिक्त अंक या आंतरिक अक्ष से जोड़ते हैं, उसे ग्रंथांक नंबर या बुक नंबर बोलते हैं। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, यानी कि ये एक समस्या हो जाती है कि एक ही लेखक के द्वारा बहुत सारी किताबें पढ़ी है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मुंशी प्रेमचंद के गबन या गोदान चाहिए। अब उस बंदे की हजारों किताबें पढ़ी, अब उसके अंदर वो मुझे को बोलेगा 5531 पर चले जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है, 5531 पर मैंने कैटलॉगिंग कार्ड को खोल के देखा, मुझे पता चला इस नंबर से तो 40 किताबें हैं। अरे भाई 40 किताबों में मुझे गबन चाहिए, मुझे नोबल चाहिए गबन, तो गबन और गोदान नोबल था ना, तो अब वो कहाँ मिलेगा? तो वो बोलेंगे सर आपको अगर गबन और गोदान चाहिए तो 5531G, आप 5531G पर जाइए, उसके आगे पीछे क्या है, जी जोड़ देंगे या G1 जोड़ देंगे या GR जोड़ देंगे, सर आप वहां पर जाइए, वहां पर गबन और गोदान मिल जाएगी। यानी कि जो आगे के नंबर होते हैं ना, ये जैसे 5531, ये नंबर तो होते हैं सेम ही, फिर गबन का नंबर होगा तो वो जी हो जाएगा, गोदान चाहिए तो उसके आगे G1 लगा देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि दो बेलों की गाथा, मुझे ये नोबल चाहिए वहां पर जाने के लिए, तो वो बोलेंगे सर मुंशी प्रेमचंद। मैंने कहा हाँ, तो आप क्या कीजिए 5531 पर चले जाइए। मैंने कहा अरे इस कैटलॉगिंग कार्ड पे तो 40 किताबें हैं सर। तो वो बोलेंगे आपको क्या चाहिए, दो बेलों की गाथा, तो आप 5531 A पर चले जाइए। तो अब मैं जब वहां पर जाकर देखूंगा 5531 A, ये वाला नंबर सर्च करूंगा तो यहाँ पर मेरे को किताब मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये जो ग्रंथांक होते हैं ना, वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। अब अपने उदाहरण से समझते हैं। अंतः निर्माण के लिए विभिन्न पद्धतियों को अलग अलग, जैसे डॉक्टर आसान रंगानाथन ने क्लासिफिकेशन पुस्तकालय निर्माण को अत्यंत वैज्ञानिक सूत्र दिया है। ये 8 तत्वों पर आधारित होती है, जिसके अंदर LFYAVC होती है। इसका होता है मुख्य रूप से मुख्य पुस्तक की भाषा होती है, उसको L बोलते हैं, उसका भौतिक स्वरूप F होता है, उसका प्रकाशन वर्ष होता है वो Y होता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जैसे वर्ष 1980 को N18 लिखा जाता है। ठीक है, 1980 को N18 लिखा जाता है। इसके विपरीत DDC में प्रयोग करने वाले पुस्तकालय वर्गीकरण कटर सैनबर्ड लेखक सारणी का होता है। ठीक है, उसके अलावा यानी कि इसके अलावा अपने बात कर लेते हैं इसका प्रयोग, ये कटर सैनबर्ग लेखक सारणी का उपयोग, यानी कि इस सारणी का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, इसका प्रयोग जो होता है वो लेखक के नाम की शुरुआती अक्षरों से किया जाता है। ठीक है, और उसके पीछे मैंने बोला था ना सिंथ के लिए S642, इस तरीके से नंबर जोड़ दिए जाते हैं। उपयोग, पुस्तक एक पूर्ण विशिष्ट कोड नंबर में प्रदान की जाती है। अलमारी में पुस्तकों का स्ट्रीम क्रम बना हुआ रहता है और अलमारी में वांछित पुस्तकें खोजने में आसानी होती है, और इसकी प्रक्रिया भी काफी रूटीन भी संभावना कम होती है। ठीक है, यानी कि उसकी संभावना समाप्ति हो जाती है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है प्रॉब्लम ही। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने आपको करा दिया। फिर अपने बात कर लेते हैं प्रायोगिक वर्गीकरण के चरण बताइए। प्रायोगिक वर्गीकरण के चरण जो होते हैं वो सिंपल है। इसके चरण होते हैं, फर्स्ट चरण हो गया 01 पर हो गया रो टाइटल, फिर हो गया पूर्ण संख्या यानी कि एक्सप्रेसिव टाइटल, फिर हो गया कर्नल टाइटल। ठीक है, उसके बाद में हो गया विश्लेषण टाइटल, रूपांतरण टाइटल, मानक टाइटल, प्रतीकात्मक टाइटल। ठीक है, ये टाइटल के प्रकार है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फिर आ जाता है संश्लेषित टाइटल। ठीक है, फिर सत्यापित वर्ग संख्या यानी कि वेरीफाइड कोड नंबर, और फिर आ जाता है स्थैतिकलाइज कोड नंबर। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। रो टाइटल होता है, इसमें मुख्य प्रविष्ट का नाम छपा होता है। फिर बात कर लेते हैं एक्सप्रेसिव टाइटल के लिए वर्गीकरण दाता के शीर्षक जो होता है या लुप्त पक्षों को जोड़कर ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है। उसके बाद में व्याकरण के निरंतर शब्दों जैसे एंड ऑफ को हटाकर केवल मुख्य अर्थपूर्ण शब्दों को रखा जाता है। उसके बाद में मूल शब्दों को उनसे संबंधित श्रेणियों यानी कि PMST होती है ना, मेन क्लास प्लस PMST, ये इसका मेन सूत्र होता है कॉलम क्लासिफिकेशन का, उसको रखा जाता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं 5वां चरण आ गया मानक। 5वां चरण कौन सा? 5वां चरण आ गया स्थायी या सामान्य शब्दों को अनुसूची के रूप में आधारिक और वैज्ञानिक शब्द जो है वो उसके अंदर होते हैं। फिर अपने आ जाते हैं टाइटल एंड सब्जेक्ट डिवाइस नंबर। प्रत्येक मानक शब्द का स्थान और अनुसूची संबंधित अंक का लेखन जो होता है वो उसके अंदर अंकित होता है। फिर अपने बात कर लेते हैं अंकों का उचित योजक चिन्ह यानी कि PMST। P का मतलब होता है पर्सनैलिटी, M का मतलब होता है मैटर, ठीक है, E का मतलब होता है एनर्जी, S का मतलब होता है स्पेस और T का मतलब होता है टाइम। ये इसी तरीके से होते हैं। और इसके पर्सनैलिटी जो होता है उसका योजक चिन्ह क्या होता है, कोमा होता है, ठीक है। M का योजक चिन्ह क्या होता है, सेमीकोलन होता है। एनर्जी का योजक चिन्ह होता है कोलन, स्पेस का योजक चिन्ह होता है डॉट, और टाइम का योजक चिन्ह होता है इस तरीके से सिंगल इन्वर्टेड कोमा। इन सभी के योजक चिन्ह जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से बंटे हुए होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी है, PMST और उसका योजक चिन्ह। अगर इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो आपके प्रैक्टिकल क्लासेज जो है वो आ चुकी है और न्यू बैच कंप्लीट हो चुका है, तो उसको जरूर देखें, आप थ्योरी भी समझ जाओगे और साथ में प्रैक्टिकल में भी हेल्प हो जाएगी। फिर आपका आ जाता है निर्माण संख्या, शुद्ध अंक की जांच और अनुक्रमिक का संदर्भ, ठीक है। फिर आपको पता है कि श्रृंखला प्रक्रिया के गुण बताओ, चयन प्रोसिक्यूर है, ये SR रंगनाथन द्वारा यानी कि कॉलम क्लासिफिकेशन के जब आप कार्ड बनाओगे ना तो उसके अंदर आपकी चयन प्रोसिक्यूट होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 200 से 250 शब्दों का क्वेश्चन आएगा, कम से कम 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं श्रृंखला प्रक्रिया। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा आविष्कृत एक अर्ध यांत्रिक और तार्किक विधि जिसका प्रयोग किसी भी पुस्तक के क्लास नंबर के अंकों के आधार
पर पुस्तकालय सूची के सटीक वर्गानुक्रमिक विषय शीर्षक या सब्जेक्ट हेडिंग के निर्मित के लिए किया जाता है। इसके अंदर जो निम्नलिखित चीजें क्या होती है, वस्तुनिष्ठ एक रूपता होती है, ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु जो पसंद या समाप्त कर दी जाती है, क्योंकि इनको अंकों को निकालते हैं तो इसमें कर्मचारियों द्वारा बनाए गए शीर्षक जो होते हैं वो हमेशा एक समान होते हैं। फिर अपनी बात करते हैं समय और श्रमिक की बचत। अगर आपने चेन प्रोसेस बनाया हुआ है, यानी कि कार्ड कैटलॉगिंग में चेन प्रोसेस है, तो समय की भी बचत होती है और टाइम श्रम यानी कि वहाँ पर जो लेबर होती है उसकी भी बचत होती है। वर्गीकरण एक अनुसूचीकरण का समन्वय है, यानी कि कोई भी चीज को ढूंढने के लिए एक सूची जो तैयार की जाती है वो वर्गीकरण जो है उसका एक समन्वय है। वो फिर आ जाता है व्यापक खोज मार्ग। वर्गीकरण जो है पदानुक्रमण पहुंच से व्यापक और विषय जैसे कि मक्का, अनाज या कृषि हो गया, ये वर्गानुक्रमण प्रविष्टि प्रदान करता है और इसमें पाठक किसी भी स्तर से अपनी खोज प्रारंभ कर सकता है, यानी कि मक्का से अनाज, अनाज से कृषि, ठीक है, या कृषि से अनाज, अनाज से मक्का, इस तरीके से, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं वर्गीकरण सूची के गुणों के बारे में बताइए। अब ये आपको मैं पूरा थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरा थ्योरी आप पढ़ लेना, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं मेन फोकस जो है मेरा समझाने में। तार्किक में विषयात्मक समूहन, यानी कि यह एक समान संबंध विषयों को एक दूसरे से अत्यधिक व्यवस्थित होती है, यानी कि ये फिजिक्स के कार्ड के रूप में देखा जाता है। मैंने बोला था ना कैटलॉगिंग कार्ड होते हैं जो एक दूसरे के पीछे हजारों की संख्या में लगे होते हैं ये, ठीक है। ये प्रकाशित में निकटतम विषयों के कार्ड भी संबंधित मिल जाते हैं। भाषा की स्वतंत्रता, इसके अंदर ब्राइड्स से संबंधित जितनी भी भाषा जो होती है वो अंकों आधारित होती है, इसलिए भाषा की स्वतंत्रता होती है। गहन अनुसंधान में सहायक, ये शोधकर्ताओं के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि यहाँ पर विषय जो होता है ना वो यानी कि व्यापक सर्वेक्षण को स्थान मिलता है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं अलमारियों के सटीक दर्पण। देखो अलमारियों का में अंदर बुक्स जो है वो गायब नहीं होती है, उसका रिकॉर्ड कभी भी गायब नहीं होता है, वो रिकॉर्ड जो है पाठक के पास भी रहता है और बुक जो आपको देता है उसके पास भी रहता है, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, 100% एग्जाम में आएगा, 250 शब्दों का क्वेश्चन है आपका, कम से कम 7 से 10 नंबर का है। मुख्य प्रविष्टि क्या होती है, इसको अनुच्छेद क्या है, इसके अनुच्छेद में क्या सूचना लिखी जाती है। अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, सीधी और साफ और स्पष्ट, ठीक है। वो चीज ये है कि मुख्य प्रविष्टि मैंने अभी आपको बताई थी कि मेन एंट्री होती है, और मेन एंट्री के अंदर ये चीजें मैंने आपको पहले छोटे वाले क्वेश्चन में बता दी थी। तो सबसे ऊपर का भाग होता है उसे लीडिंग सेक्शन बोलते हैं, इसके अंदर आपके कोड नंबर की जानकारी होती है। उसके बाद में हेडिंग सेक्शन के अंदर लेखक की जानकारी होती है, जिसके अंदर उल्टे क्रम का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपका नाम है, आपका नाम मान लीजिए विजय चौधरी है, ठीक है। तो अब आपको पता है जब वहां पर एंट्री होती है ना, ये चौधरी आगे हो जाता है, जो कास्ट होती है ना वो नेम हो जाता है, जो नेम होता है वो कास्ट हो जाता है, ठीक है। ये किस तरीके से होता है ये चीजें मैंने प्रैक्टिकल क्लासेस में समझा दी है, पर अभी आपको थ्योरी करा रहा हूँ तो अभी थ्योरी में ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद आंखें, यानी कि टाइटल सेक्शन के अंदर पूरा टाइटल होता है, फिर जो भी उसका एडिशन होता है यानी एडिशन को भी शामिल किया जाता है। फिर टिप्पणी यानी कि नोट सेक्शन के अंदर आपका सीरीज नंबर जो होता है वो उसकी जानकारी, सीरीज की जानकारी दर्ज की जाती है, सीरीज नंबर नहीं, सीरीज की जानकारी जिसे हिंदी में ग्रंथमाला कहते हैं। फिर होता है क्रमांक संख्या, एक सेक्शन नंबर, यह कैटलॉगिंग कार्ड के सबसे निचले हिस्से में बाईं तरफ लिखा जाता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये आपका कार्ड कैटलॉगिंग है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। एक सेक्शन नंबर होता है ना, ये यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर आपका कोड नंबर आता है, यहाँ पर फिर आता है टाइटल, फिर आता है लीडिंग सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद में आता है टाइटल सेक्शन, टाइटल सेक्शन खत्म होती है सीरीज, और सीरीज खत्म होती है आपका एक सेक्शन नंबर आएगा, वो यहाँ पर आएगा। और उसके बाद में आपकी क्या आती है ट्रेसिंग, ट्रेसिंग जो होती है वो 2 नंबर पर बनती है, ठीक है। फिर कार्ड के सबसे निचले हिस्से में बाईं तरफ जो होता है वो एक सेक्शन नंबर आता है, फिर संकेतक, यानी कि इसे ट्रेसिंग को है ना जो टीचर कहते हैं, और यहाँ पर थ्योरी में भी यही बताया गया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ट्रेसिंग के लिए एग्जाम में मेन एंट्री के बैक साइड में कोई जगह ही नहीं दी गई होती है, कोई ऐसा कार्ड दिया नहीं गया होता है यहाँ पर ट्रेसिंग बन सके, इसलिए जो आपकी थ्योरी की बुक्स में होता है ना वैसे ही यहाँ बनाना है, यानी कि मेन एंट्री के बाद में ट्रेसिंग आपको यहीं बनानी होगी, वो भी आप कार्ड कैटलॉगिंग के अंदर बनती है। हालांकि इसके रूल के हिसाब से तो ये उसके पीछे बननी चाहिए, लेकिन बनती है नहीं। संकेत अनुच्छेदक यानी कि पीछे जो है पीछे की साइड बनती है ट्रेसिंग मेन एंट्री के, इसके लिए प्रविष्टि वर्ग अनुक्रमांक का नाम दर्ज किया जाता है और हटने वाली सभी कार्डों को वापस से निकाला जाता है। यानी कि आपकी इसमें बुक इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री जितनी भी होती है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री होती है ना, उन सभी की जानकारी जो होती है वो ट्रेसिंग के अंदर उपलब्ध होती है। फिर अपने बात कर लेते हैं 8वां क्वेश्चन है सूची के शब्द दर या व्यापक के नियमों को उदाहरण से समझाइए। ये मैं करवाने के बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चनों की सिर्फ थ्योरी दिखाऊंगा, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। जो चीज़ समझने वाली होगी वो समझाने वाली होगी, वो मैं आपको समझा दूंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला होगा, ठीक है। सूची के शब्द दर शब्द व्यापक, यानी कि आपने वो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था ना, वर्ल्ड टू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था ना, इसे उसी को हिंदी में बताया गया कि सूची के शब्द दर शब्द व्यापक का नियमों को उदाहरण सही समझिए। अब उसके अपने है ना नियम जो होते हैं उसको उदाहरण से समझते हैं। पुस्तकालय सूची में हजारों कार्डों को एक निश्चित व्यवस्थित वर्गानुक्रम में पालन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दर शब्द यानी कि वर्ल्ड टू वर्ल्ड व्यापक नियत के अंतर्गत महत्वपूर्ण को, जैसे कुछ नहीं से पहले कुछ, यानी कि नथिंग बिफोर समथिंग का नियम कहा जाता है, यानी कुछ नहीं से पहले भी कुछ है, ये एक नियम होता है। इसके बाद में बात करते हैं किस तरीके से काम करता है। इस नियम के अंतर्गत 2 शब्दों के बीच में स्पेस जो है वो खाली मूल्य यानी कि नथिंग माना जाता है, यानी कि 2 अंक होते हैं उनके बीच में स्पेस को नहीं माना जाता, ठीक है, नथिंग माना जाता है ये। और वर्णमाला में किसी भी अक्षर यानी कि यहाँ पर आगे समथिंग से पहले रिक्त स्थान वाले शीर्षक को प्राथमिकता दी जाती है। इसके विपरीत अक्षर दर अक्षर यानी कि लेटर बाय लेटर व्यवस्था में रिक्त स्थानों की
पूरी तरह नजरअंदाज दिए जाते हैं, ठीक है। इसके पहले जितना भी आपका रिक्त स्थान है ना, उसको पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ उदाहरण से। अब मैं बात बताता हूँ, जैसे शब्द टू शब्द और अक्षर व्यवस्था। यहाँ जो है ये अमान्य, यहाँ शुद्ध क्रम है। अब अपनी बात कर लेते हैं। अब न्यू योग है, इसके बीच में न्यू और योग के बीच में स्पेस है, पर इसको इस तरीके से लिखा जाता है न्यू, WAR के न्यू योग, न्यू जीलैंड है यहाँ पर इस तरीके से न्यू योग, और फिर न्यू योग यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका अक्षर टू अक्षर क्या है, न्यू जीलैंड, ठीक है। यानी कि मैं आपको इसका सही बात बताता हूँ। शब्द टू शब्द व्यवस्था जो है वो है क्रम, शुद्ध क्रम में, ठीक है। और ये है अक्षर टू अक्षर, यानी कि अक्षर टू अक्षर व्यवस्था। एन के बाद में EWAR के, ठीक है, इसमें वाई का प्रयोग नहीं किया गया। न्यूजीलैंड के अंदर इसमें वाई का प्रयोग करके शब्दों को शब्द टू शब्द में प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ उपयुक्त उदाहरण में हुआ क्या है। उपयुक्त उदाहरण में न्यूयॉर्क शब्द को न्यूयॉर्क से पहले आएगा, क्यों? क्योंकि न्यू के बाद में रिक्त स्थान जो है, रिक्त स्थान के स्थान में याक के स्थान पर ए अक्षर से पहले आता है। ए अक्षर से पहले कौन सा आता है? ए अक्षर जो WAR के यार्क जो है ना, न्यू के स्थान पे WAR के यार्क जो है ना, वो उसके ए अक्षर से पहले आता है। यहाँ नियम आम पाठकों की पढ़ने की आदत के अनुरूप है और बड़े शब्दकोशों में इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोलन वर्गीकरण कालक्रम विधि की उदाहरण सही समझाइए। ये कालक्रम विधि जो है उसको मैं उदाहरण सहित मैं आपको सीधा एक बार आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कालक्रम विधि क्या है। इसके अंदर ये बताया गया कि आप मेन क्लास प्लस PMEST होता है ना, उसके अंदर टाइम जो होता है ना, जैसे 1991, 1998 या 15वीं शताब्दी, या फिर आप मान लीजिए यूँ 16वीं शताब्दी हो गया, 17वीं शताब्दी हो गया, ठीक है, इनके अंक दिए हुए होते हैं। जैसे 1999 के लिए अन यूज़ किया जाता है। अब कहीं भी आपके कोई भी जैसे 1800 के लिए का यूज़ किया गया, तो अब 1800 को किस तरीके से लिखोगे? 1800 को लिखना है तो M00 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरीके 1900 के लिए अन यूज़ किया गया तो N00 आएगा, परंतु अगर 1921 हो तो फिर N21। इस तरीके से यहाँ पर जो है आप जब कार्ड कैटलॉग जब कॉलम क्लासिफिकेशन करके प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह P में 2000 से लेकर 2099 तक, यानी कि पूरी टाइम जो होती है ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। अभी इसमें उदाहरण से समझाया गया, यानी कि 1556 है। अब 1556 का आगे का कोड क्या है? J है। J के आगे 1500 से लेकर आप देखोगे तो 1600 तक के शब्द मिलेंगे। तो अब आप इसको किस तरीके से नंबर मिलाओगे? इसका कोड जो है वो J है, तो सबसे पहले J आएगा, ठीक है। अब आपको 1564 ढूंढना है ना, तो ये आगे वाला 15 है ना, ये काट दिया जाता है। फिर जो सीधा ही है ना, 1500 से लेकर 1564 किसके बीच आता है? J के अंदर, तो उसका J उठा लिया जाता है। और फिर सीधा ही पीछे वाले दो अक्षर जो होते हैं ना, ये जैसे इसमें 64 है तो यहाँ पर 64 लिख दिया, तो इसका जो पूरा का पूरा नंबर जो बनता है ना, वो बनता है 64, ठीक है। आपको कॉलम क्लासिफिकेशन की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर 2.8 होगा शायद टाइम आइसोलेट का, तो आप वहाँ पर जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। अब अपने बात करते हैं आवर्त सत्र की। अब आवर्त सत्र के अंदर आपके देखते हैं क्या चीज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये मेन क्लास प्लस PMEST है, ठीक है। इसको पर्सनैलिटी बोलते हैं। पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, ठीक है। M का मतलब होता है मैटर यानी कि द्रव्य। E का मतलब होता है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। एक से अधिक बार प्रकट अगर हो जाती है, ठीक है, यानी कि अगर एक से अधिक बार एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक बार यानी कि पर्सनैलिटी का P1, P2 और P3 आ जाए, तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है? यानी कि एक ही चीज़ बार बार उनकी पुनः आवृत्ति होती रहती है ना, उसे आवर्ती स्तर कहते हैं। इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है, जैसे P1, P2 और P3। थ्योरी आप पढ़ लेना, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको ऐसे लिखोगे P1, फिर एनर्जी का निशान आएगा, ये आपका एनर्जी का निशान है, ठीक है, कोलन, और उसके बाद में E, फिर P2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह कैसे P1 आ गया और उसके बाद में P2 और उसके बाद में कोई भी योजक चिन्ह के साथ जोड़कर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आप जब कोड बनाओगे ना कॉलम क्लासिफिकेशन में, उसमें काम आएगा। फिर आता है वर्ण क्रम विधि की द्विबिंदु एवं दशमलव वर्गीकरण प्रणाली का प्रयोग बताइए। देखो इसमें एक अल्फाबेटिक डिवाइस होता है जो A to Z तक होता है, यानी कि इसमें सीधे ही नामों का प्रयोग किया जाता है। वॉल्यूम नंबर 3 देखोगे ना, उसमें A to Z, यानी आपको कोई भी चीज़ देखनी है तो A to Z लिखी हुई मिलेगी। फिर कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर कोई भी हाईवे जहाजों या पौधों की प्रजातियां वगैरह होगी, उसे AD का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसमें मुख्य इंजीनियर वर्ग को D में दिया जाता है और M यानी कि मैटर में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जैसे D5121। फिर आ जाता है दशमलव वर्गीकरण प्रणाली यानी कि DDC के अंदर जो होता है लेखन के नाम के अनुसार वर्ण को क्या कर दिया जाता है? व्यवस्थित कर दिया जाता है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं संकेतक क्या है। इसकी आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको मैं सही चीज़ बताऊं तो अभी इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, हालांकि मेन एंट्री के बाद में जो ट्रेसिंग होती है उसके बारे में बताया गया है, पर मैं इसको आपको आगे करा दूंगा। फिर वर्ग अनुक्रमणिका, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप बार बार इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेन एंट्री के बाद में जो जितने भी कोड नंबर खुलते हैं ना, उनकी जो है वो क्लास इंडेक्स एंट्री जो है वो बनती है, ठीक है।
इसको मैंने पहले बता दिया, आप इसकी थ्योरी थोड़ी याद कर लेना। सहकारक कौन से होते हैं, कोलोबरेटर्स होते हैं, वो सहकारक होते हैं, और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसकी थ्योरी थोड़ी पढ़ लीजिएगा। द्विगंतु वर्गीकरण प्रकृति के सामान्य एकलों को उदाहरण सहित समझाइए। कोलन क्लासिफिकेशन में सामान्य एकल जो है उनको उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। इसके अंदर सामान्य एकल के अंदर समझाने वाला कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। सहायी प्रविष्टियों से निर्मित करने के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। सहायी प्रविष्टियां जो होती है वो होती है एडिट एंट्री, ठीक है। एडिट एंट्री के अंदर जो होता है वो क्या क्या चीजें होती है, इसमें सूडो नेम हो गया, वैकल्पिक नेम हो गया, विषय आधारित खोज होगी, ठीक है, जिसमें क्लास इंडेक्स एंट्री यानी कि प्राकृतिक शब्दों में जैसे केमिस्ट्री जैसे सीधी अलमारी की वर्ग संख्या तक पहुंचना, और पुस्तकालय विज्ञान के नियमों की पूर्ति करता है, और छिपी हुई सामग्री को प्रकट करने का काम कौन सा करता है, सहायी प्रविष्टियां जो है वो करती है, ठीक है। ये भी कार्ड कैटालॉगिंग का ये का भाग है। फिर अपने बात कर देते हैं पुस्तकालय सूची के विभिन्न आंतरिक स्वरूपों को बताइए, जिसमें पहला ये मैंने आपको छोटे वाले में कराया था ना, वर्गानुक्रमिक सूची, उसके बाद में शब्दकोश सूची, ठीक है, जिसके अंदर आपके देखो वर्गानुक्रमिक सूची होता है ना, A to Z क्रम से व्यवस्थित किया गया होता है, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो 2.126 से लेकर 2.172 नंबर पेज पर आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप डीडीसी में देखोगे तो आपके वॉल्यूम नंबर 3 के अंदर कंप्लीट A to Z आपको अल्फाबेटिक्स क्रम में वर्ड मिल जाएंगे। फिर आ जाता है शब्दकोश सूची यानी कि डिक्शनरी सूची, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से क्रम मिला दिया जाता है, एक से एक का क्रम जो है वो मिला दिया जाता है, ठीक है। आप जब इसकी थोड़ी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यहीं से क्लास से जो चीजें मैं साथ में करवा रहा हूँ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने बोल दिया, नोट्स की पीडीएफ मेंबरशिप ले लोगे तो 50% ऑफ है। प्रत्येक सब्जेक्ट के 20 रुपए हैं, तो आप समझ लीजिए आपके 6 तो सब्जेक्ट है तो 60 रुपए में आप ऐसे पूरे नोट्स भी ले सकते हो। उसके बाद आपको मेंबरशिप क्लासें नहीं लगानी होगी, या फिर आप मेंबरशिप क्लास अभी लोगे तो इसके साथ प्रैक्टिकल क्लासें आपको फ्री मिल रही है, तो ये बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ, या तो आप 60 रुपए में नोट्स ले लो या 60 की मेंबरशिप ले लो। नोट्स आपके पास उम्र भर रहेंगे, पढ़ लेना, तो ये भी उम्र भर ही रहेगी, पढ़ लेना, पर आपको प्रैक्टिकल क्लासेस की कोई नोट्स या क्लासें नहीं मिलेगी, वो आप मेंबरशिप में मिलेगी। तो अभी 60 रुपए के अंदर आपको 119 रुपए का फायदा छुपा हुआ है, क्योंकि 119 रुपए 1 अगस्त के बाद में आपको प्रैक्टिकल क्लास के देने पड़ेंगे, और क्लासें तो लगानी पड़ेगी, वरना अगर इस बार फेल हो गए तो इस भर्ती में चूक गए तो फिर चूक गए, फिर 10 साल भूल जाओ, कोई भर्ती आने वाली है। फिर अपने चलते हैं लास्ट में कौन सी रहेगी, यह वर्ग अनुक्रमणिका सूची, ये दोनों पद्धतियों में मिश्रित होती है, यानी कि यहाँ पे अल्फाबेटिकल भी होते हैं और सीधे भी होते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं वर्गानुक्रमिक सूचियों के विभिन्न प्रकार। ये मैंने बता दिया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना। इसके अंदर ऑथर हो गया, फिर टाइटल हो गया, फिर क्या हो गया, जो भी बॉटनी होगी, अदर सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। इसकी आप थोड़ी पढ़ लेना। द्विबिंदु कर वर्गीकरण के उपयोग में आने वाली विषय प्रणालियों को बताइए, ठीक है। ये इसकी आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, पढ़ने के लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपका काम का नहीं है। अब आपके जो काम के हैं ना वो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 500 शब्दों का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अंकन से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकारों के बारे में बताइए। अंकन जो होता है कि अंकन पुस्तकालय क्षेत्र में एक नेशन यानी कि एक अप्रत्यय महत्वपूर्ण और अपरिवार्य उपकरण है। इसमें ज्ञान के विभिन्न विषयों और अवधारणाओं को प्रदर्शित करने और प्रतीकों और अक्षरों और चिन्हों को निश्चित व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर कृत्रिम भाषा यानी कि अल्फाबेटिकल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके प्रकारों पर बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके प्रकार जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध अंकन, एक होता है अशुद्ध अंकन। तो सबसे पहले शुद्ध अंकन, जब किसी वर्गीकरण प्रकृति एक ही प्रकार के प्रतीकों को या अक्षरों का समूह होता है ना, यानी कि एक ही प्रकार का वर्ड होते हैं, यानी कि एक से अलग प्रकार के वर्ड नहीं होते हैं, तो वह होते हैं शुद्ध अंकन। उदाहरण के लिए डीडीसी के अंदर, डीडीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डीडीसी के अंदर शुद्ध अंकन का बड़ा उदाहरण ये है कि यहाँ पर 500 से लेकर सामान्य विज्ञान, 510 पर गणित, 520 पर खगोल विज्ञान, इसके अतिरिक्त अन्य चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता सिवाय दशमलव बिंदु प्रकृति के। इसमें गुण ये है कि समझना, याद रखना और उसके अनुसार कार्डों को अलमारी में व्यवस्थित करना अत्यंत सरल हो जाता है। इसमें गिनती भी भली भांति हो जाती है। इसमें दोष ये है कि केवल 10 अंक के कारण इसमें नए विषयों के बीच में स्थान की क्षमता बहुत कम होती है, यानी कि अब जब न्यू किताबें जो छपेगी ना उसमें स्थान की क्षमता बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें से केवल 10 अंकों के कारण अधिकतम समय शब्द सीमा केवल 10 ही होती है, ठीक है। मिश्रित अंकन क्या होता है, ये होता है कॉलम क्लासिफिकेशन में यूज होता है मिश्रित अंकन का, ठीक है। मिश्रित अंकन के अंदर क्या होता है कि कोई भी तरीके से, जैसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर A to Z ये भी होते हैं, 1 से लेकर 9 तक की श्रेणियां भी होती है, और आपको जितनी भी A से लेकर Z तक सामान्य एकल भी इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। फिर मजेदार बात ये रही, PMST योजक चिन्ह का भी प्रयोग इसके अंदर किया जाता है ना। हालांकि जैसे पर्सनैलिटी का कोमा हो गया, मैंने आपको बताया था ना, फिर मैटर का सेमीकोलन हो गया, एनर्जी का कोलन हो गया, और स्पेस का क्या हो गया, बिंदु या डॉट, और फिर टाइम का सिंगल इन्वर्टेड कोमा। तो ये या उसे उल्टा कोमा भी बोलते हैं, यानी कि PMST का भी यूज किया जाता है। अब मान लीजिए कोई भी अंक बनाना होगा तो E3 फिर कोलन फिर 25 इस तरीके से होगा, परंतु डीडीसी के अंदर ऐसा नहीं होता। डीडीसी में कोई भी किसी भी तरीके का योजक चिन्ह का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है, केवल और केवल संख्या होती है 2 3 5 7 4 इस तरीके से, ना ही कोई इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं होती है डीडीसी के अंदर। तो इसलिए शुद्ध अंकन का प्रयोग जो होता है ना वो डीडीसी में किया जाता है, आप ये चीज याद रख लेना, ठीक है। और जो मिश्रित अंकन होता है ना उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर किया जाता है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, एकल संख्या को परिभाषित कीजिए, कॉलम क्लासिफिकेशन में एकल उदाहरणों को बताइए।
अब मान लीजिए भी कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी कृषि वाणिज्य के साथ सामान्य रूप से जुड़ी हुई है, या फिर किसी भी विषय या शब्दकोश, इतिहास या शोध पत्रिका की जीवनी हो सकती है, ये कोई भी चीज़ हो, इन्हें आवश्यकता अनुसार किसी मुख्य वर्ग से जोड़ दिया जाता है। अब कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर भी और यहाँ भी, तो अब इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, जैसे इसमें पूर्व कथनीय सामान्य एकल होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं कि कॉलम क्लासिफिकेशन में सारणी को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं होती। ये सूक्ष्म सीधे मुख्य वर्ग संख्या के साथ दिखाई देते हैं। जैसे अभी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा राजनीति, राजनीति विज्ञान ये आपकी मेन क्लास होती है ZN, अर्थशास्त्र की X होती है, ठीक है, भौतिक शोध की CM होती है, BV जैसे गणित और इतिहास की होती है। तो इसके लिए क्या कोई अंक की जरूरत नहीं पड़ती है, ये Z X Y और यही चीज होती है। फिर आता है पक्ष कथनीय, यानी कि आप जब देखोगे PCI का मतलब क्या होता है ये क्या होता है, इससे संस्थाओं को, प्रयोगशालाओं को प्रशासनिक नीतियों और प्रदर्शन करने के लिए दो भागों में बांटा गया, व्यक्तिगत और ऊर्जा, ठीक है। व्यक्तिगत रूप में इसे व्यक्तिगत का मतलब क्या हो गया, पर्सनैलिटी में बांट दिया गया है। PMEST में से है ना, पर्सनैलिटी में बांट दिया गया, और उसके बाद में इसमें कोमा लगानी पड़ती है। जैसे अब आप पर्सनैलिटी और एनर्जी के अंदर है ना, PCI को बांट दिया गया, इसे बोलते हैं सामान्य एकल। अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है, ये होते हैं कॉमन आइसोलेट। कॉमन आइसोलेट ये होते हैं जो कि DDC में आपको कहीं नहीं मिलते ना, वो शब्द आपको कॉमन आइसोलेट के अंदर मिलते हैं, यानी कि इनका प्रयोग कहीं भी बीच में हो सकता है, पहले हो सकता है और उसके बाद में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इनको पर्सनैलिटी और एनर्जी के अंदर भी बांट दिया जाता है, और कुछ में इनकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट, दिस द सीरियस फीचर ऑफ रंगनाथन कॉलम क्लासिफिकेशन। इसकी आप ओनली फॉर थ्योरी याद कर लेना, जो मैं आपको समझाता आ रहा हूँ PMST के बारे में इसमें बोला गया है। आप जब थ्योरी पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, क्योंकि मैंने ये चीजें आपको अभी बताई है। फिर आपने बात कर लेते हैं शब्दकोश सूची, क्या इसके गुण और दोष बताइए। शब्दकोश सूची आपको मैंने अभी बताई है, मुख्य रूप से वर्गक्रम A to Z जो है अनुक्रमिका होती है। अब इसके गुण और दोष मैंने आपको बताई दिया है कि DDC में यूज की जाती है, और इसमें कम से कम 10 शब्द से ज्यादा नहीं हो सकते। तो न्यू जो किताबें हैं उनको वहां पर स्थान नहीं मिल पाता है। जब आप इसको थ्योरी को पढ़ोगे तो आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे, क्योंकि जो चीज मैं समझा चुका हूँ उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, क्लास बड़ी हो जाएगी। पर थ्योरी आपको दिखा रहा हूँ, नोट्स आपसे छुपाए नहीं जा रहे हैं। ये पहली क्लास आपके लिए बिल्कुल गिफ्ट दिया मैंने, आज से पहले ऐसा गिफ्ट मैंने किसी को नहीं दिया था, आप ही को मिला है, DDC वालों, DLIS वालों को। तो मैं अगर चाहता तो मैं ये सोच सकता था कि यार ये पहली क्लास है, बहुत सारे बच्चों ने DLI 01 के नोट्स खरीदे हैं, तो उनके साथ ये ना हो जाए। पर मैंने सोचा एक बार बच्चों को पता तो चले कि ये किस लेवल पर सर करवा रहे हैं, ना तो सर कोई 1 वीक सीरीज से करा रहे हैं, ना किताब से। 1 वीक सीरीज लेने की राय मैं जरूर दे रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ। 1 वीक सीरीज लेना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। पर जो चीज मैं अपनी तरफ से 100% दे सकता हूँ वो चीज मैंने दी, और ये कोई टीचर नहीं देता। कोई टीचर थ्योरी पर इतना काम ही नहीं कर रहा है, DLIS और BLIS के लिए थ्योरी पर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आप जब पेड कोर्स भी लोगे ना, तो आपको थ्योरी का कोर्स और राजस्थान में कोई नहीं करवा रहा है। जो यूट्यूब चैनल करवा रहे हैं ना, छोटे लेवल पर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ, अच्छी काम कर रहे हैं, परंतु वो इस लेवल पर नहीं पढ़ा पा रहे हैं। वो 1 वीक सीरीज कोई फोटो खींच कर पढ़ा रहे हैं, तो इससे बच्चे का दिमाग कहाँ काम करेगा। इतनी सरल भाषा में इतने अच्छे नोट्स तैयार करने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं जो नोट्स मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये नोट्स लेने आपके लिए बहुत जरूरी है, आप जितना जल्दी उसके टेलीग्राम से संपर्क करके ले लीजिएगा। बाकी 59 रुपीज वाले मेंबरशिप के अंदर आपके 119 रुपए बचने वाले हैं, आप 119 रुपए बचाएंगे, प्लस आपका प्रैक्टिकल बेंच भी मिलेगा, जिसकी बाहर फीस 700 से लेकर 2000 तक है, ठीक है। सहायक प्रविष्टि मेन एंट्री मैंने आपको बताई थी, इसके बारे में आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल इसकी थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। ये थ्योरी आप पढ़ लेना, मुक्त प्रणाली पढ़ लेना, डिस्क के फिक्चर पढ़ लेना, शुद्ध अंकन और पदानुक्रमिक संरचना जो है वो आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें जो काम की चीजें होगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये सारी थ्योरी की चीजें हैं, ये थ्योरी आप पढ़ लेना। अंकन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया, ठीक है। आपकी जो मेन चीज है ना, मेन क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। फिर अपने बात करते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तकालय सूची से आप क्या समझते हैं। एक आपने अच्छी बात नोट की बच्चों, एक ही क्लास में पूरी की पूरी बुक पढ़ा देना कोई आसान बात नहीं होता है। ये एक प्रकार की मैराथन क्लास ही होती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की मैराथन क्लास ही होती है, एक ही क्लास में आपको पूरी की पूरी किताब जो है मैं करवा रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं करवाता, 2-2.5 घंटे दिल लगा के पढ़ लेना, आपकी लाइफ बन जाएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। अब अपने बात करते हैं पुस्तकालय सूची, लाइब्रेरियन कैटलॉगिंग जो है उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तकालय में उपलब्ध समस्त ग्रंथ पत्रिकाओं, दृश्य सर्वे सामग्रियों, डिजिटल सामग्रियों के वैज्ञानिक और तात्विक रूप से तैयार वर्गानुक्रमण तालिका, इसमें अलमारियों को ओट में पूरी तरीके से अदृश्य सामग्रियों को मृत पर्याय हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा रंगनाथन ने वही संसाधन को ठीक समक्ष और पुस्तकालय में बंद पड़े खजानों को पूरी तरीके से खोल कर रख देता है, ठीक है। यानी कि जो किताबें लुप्त हो जाती है, जो किताबें डाटा के अंदर नहीं रहती है ना, जो किताबें पुरानी हो जाती है, तो जो आपकी पुस्तकालय सूची है ना, वो उन डाटाओं को बाहर निकालती है, वो खोल कर रख देती है। उसके अंदर इतनी तरीके से खोजबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है, ठीक है। यानी कि चीजों को खोजा जाता है लेखक के नाम से, उसके टाइटल और सब्जेक्ट से। और 2 नंबर चीज इसमें क्या किया जाता है, एक तृतीया समूहन कार्य किया जाता है, जिसमें आप देखो एक तृतीया समूहन कार्य में पता है जो कैटलॉगिंग कार्ड होते हैं ना, जो बिखर जाते हैं या जिसका संग्रह नहीं हो रहा है, उनको एक स्थान पर लाकर किसी एक विशिष्ट लेखक की पुस्तक कितनी और कौन कौन सी किताबें उनको एक लाइन में रखा जाता है, किसी विशिष्ट लेखक की पुस्तक की कितनी सामग्रियां मौजूद है उनको एक लाइन में रखा जाता है, किसी पद्धति की मुख्य प्रविष्टि कौन कौन से संस्करण है या कौन कौन से एडिशन है, कितने भाग है, इन सबको एक लाइन में रखकर फिर उनकी सूची तैयार की जाती है। यानी कि एक के नीचे एक सूची तैयार करके अच्छी तरीके से सूची बनाई जाती है। ये सूचीकरण का बढ़िया और अच्छी बात होती है, ठीक है। बात करते हैं मूल्यांकन या परिचयन करना, यानी कि यदि पाठ्य पुस्तक के विभिन्न संस्करणों यानी कि विभिन्न एडिशन होते हैं या एडिशन होते हैं, उसके प्रकाश संस्करणों
मानो या जब रिलीज होती है वो संस्करण पृष्ठ या संख्या या जानकारी देकर अपनी रची हुई आवश्यकताओं के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का चुनाव करते हैं, तो उस चुनाव के अंदर भी ये सहायता प्रदान करती है। अब अपने बात कर लेते हैं पत्रक सूची के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। पत्रक सूची जो है उसके गुण और दोषों की विवेचना के लिए प्रारंभिक भौतिक स्वरूप 19वीं सदी या 20वीं सदी से लेकर विश्व में पुस्तकालय स्वरूप मानक के रूप में स्थापित किया गया था। इसमें ग्रंथ में 5x3 इंच के बड़े कार्डों को अंकित किया गया था। इसे विशेष दर्जा वाले कैबिनेट लोहे की छड़ के सहारे बांध दिया जाता है, लोहे की छड़ या तार से बांध दिया जाता है। ये कार्ड कैटलॉगिंग की ही बात की जा रही है, ठीक है। इसमें गुण और दोष आज की तकनीकी विकास से समझने के लिए प्रासंगिक है। जैसे ये सर्वोच्च लचीले होते हैं, ये समय की बहु उपयोगकर्ता तक पहुंच जो है वो बनाते हैं, यानी कि कार्ड कैटलॉगिंग के जरिए आप कम से कम टाइम में अधिक से अधिक पुस्तकों तक पहुंच सकते हो। इसके अंदर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मेन चीज पूछी गई है वो ये पूछी गई है कि पत्रक सूची के गुण और दोष बताइए। तो अब इसके अंदर पत्रक सूची के गुण तो इतने हो गए, ठीक है। अत्यधिक टिकाऊ भी है क्योंकि ये कार्ड कैटलॉगिंग कार्ड जो होते हैं काफी मजबूत होते हैं और लोहे से बंधे हुए होते हैं, तो ज्यादा टाइम तक चलते हैं, तकनीकी निर्भरता से मुक्त होते हैं। यानी कि अब ये है ना कोई वेबसाइट पर नहीं डालना पड़ता है, ये तकनीकी से ये पूरा का पूरा क्या फिजिकल स्ट्रक्चर इसका मौजूद होता है कार्ड कैटलॉगिंग का। तो ये जो है ना ये कार्ड कैटलॉगिंग बोल लीजिए या पत्रक सूची, इसी को कार्ड कैटलॉगिंग बोलते हैं इंग्लिश में। जो कैटलॉगिंग कार्ड है ना जिसमें मैं कोड नंबर होते हैं ये चीजें बता रहा था, ये इसी को बारे में बात हो रही है कि ये है ना अपने फिजिकल रूप में मौजूद होते हैं। तो इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं होती है, डाटा उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, वो उड़ जाएगा, ये सारी चीजें जो है इसमें नहीं होती है। इसमें आराम से सारी चीजें जो है वो हैंडल की जा सकती है। अब इसके दोष बता देते हैं। एक तो स्थान तो घेरता ही है, देखो हजारों लाखों कार्ड कैटलॉगिंग होंगे, स्थान घेरेंगे, ये दोष है। जगह घेरेंगे तो या वहां पर कोई और चीज आ सकती थी, पर इनका एक सुख भी तो है ना, ऑनलाइन चीजें उड़ जाए, आज इंटरनेट बंद हो जाए, क्या पता डाटा कहाँ है, कोई फाइल या कोई चीज क्रैक हो जाए, तो अब लाखों पुस्तकों का डाटा क्रैक हो जाए वो फाइल, तो अब कहाँ ढूंढेंगे, फिर उसको 10 साल तो लग जाएंगे दोबारा डाटा बनाने में, सारा की सारी मेहनत वेस्ट चली जाती है। पर जो दोस्त तो है पर वो काम का ये है कि काम देने वाली चीज है। अत्यधिक श्रम तो लगती है, क्योंकि ये चीज अगर कंप्यूटर पर कोई किताब ढूंढनी हो तो आप वहां पर उसका नाम लिखिए, कोड नंबर वगैरह 1 सेकंड में आ जाएगी और आपको बस जाना होगा। यही चीज अगर आपको सूची के अंदर देखकर बतानी होगी तो टाइम तो लगेगा। भौगोलिक सीमा, जी बिल्कुल, भौगोलिक सीमा जो होती है वो चीजें जो है वो कम खेलती है। रिकॉर्ड भय होने का डर, देखो ये डिजिटल में भी होता है और फिजिकल में भी होता है। फिजिकल में ये होता है जंग लग जाना, बारिश के पानी से कोई चीजें कार्ड गल जाना, सड़ जाना, ये चीज। बाकी जो ऑनलाइन चीजें होती है उनसे ये ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। अब ये सारी की सारी क्लासें अपने करा चुके हैं, आपको महत्वपूर्ण पर्सन जो है वो मैं बता चुका हूँ, सब कुछ हो चुका है। अब अपने पास कुछ नहीं बचा है। अब आपको मैं सीधी सीधी बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप DLIS को पास करना चाहते हो तो अभी कर लो। 7,000 प्लस लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की वैकेंसी के अंदर कम से कम 4,000 वैकेंसियां जो होगी वो केवल और केवल लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की वैकेंसी होगी। तो अभी मैं बोल रहा हूँ घबराओ मत, बढ़िया तैयारी करो और स्मार्ट स्टडी करो। 59 रुपीज की मेंबरशिप अभी ज्वाइन करनी है तो कर लो। उसके अलावा अगर आपको आजाद 1 वीक सीरीज चाहिए तो उस पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, मैं अभी बोल रहा हूँ उस पर बहुत भारी डिस्काउंट मिल रहा है। एक और चीज है, मैं 5 दिनों के अंदर आपके 5 डे के अंदर आपके घर पे आपकी 1 वीक सीरीज पहुंच जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हिंदी और इंग्लिश माध्यम में 1 वीक सीरीज पहुंच जाएगी। DLIS वालों की तो हिंदी और इंग्लिश में पहुंच जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। आपको बस टेलीग्राम पर मैसेज करना है लाइब्रेरी 002 पर, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। और फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट और सबसे बढ़िया चीज की, वो चीज है ये भाई साहब, इससे अच्छा ऑफर निकलेगा नहीं, अब पूरे साल में नहीं निकलेगा। आपका बेंच खत्म हो जाएगा तो ये ऑफर, ये इसकी रेटिंग बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है। तो अगर आप 119 रुपए सेव करना चाहते हो, 119 रुपए बचाना चाहते हो, ठीक है, और आप केवल और केवल 59 रुपीज में अच्छा खासा लाभ उठाना चाहते हो, तो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ 1 अगस्त लास्ट तारीख है। सोचने की जरूरत ही नहीं है, इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे अच्छी क्लासें, प्रैक्टिकल क्लासें आपको कहीं नहीं मिलेगी। सीधा आ जाइए, 59 रुपीज वाली मेंबरशिप खरीदिए। खरीदते ही जस्ट आपको एक के साथ एक बेंच फ्री मिलेगा, थ्योरी के साथ में आपको मिलेगा प्रैक्टिकल बेंच फ्री, ठीक है। दोनों का पूरा लाभ उठा सकते हो, अभी मौका है लास्ट टाइम। अब आपको लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा, DLIS वालों की बहुत दिनों से ये इंक्वायरी चल रही थी कि सर हमारी भी क्लास लाओ। अच्छे तरीके से क्लास लगाए, दिल लगाकर मेहनत की है, नोट्स का एक भी पेज आपसे छुपाया नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है कि आप भी मेरे साथ मिलकर मेहनत करोगे और अपने भविष्य की तरफ कदम बढ़ाओगे। लास्ट में आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया तो प्लीज लाइक करके हाई पॉइंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करते ही एक हाई पॉइंट का ऑप्शन आता है, हाई पॉइंट जरूर दे दीजिएगा। यही इतनी मेरी फीस मानिए, इसके अलावा फीस नहीं है। और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। और अच्छे नंबर लाने हैं और अच्छे नंबर बनाकर पहली बार में आपको लाइब्रेरियन की भर्ती में शामिल होना है और पास होकर जॉब लगना है, अपनी माता पिता का सपना जो है वो पूरा करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।